किस तरीके से आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को सोचना है। तो यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप लोग भी गूगल का डॉक्स, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो आप डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आर्टिकल राइट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉक्स के ऊपर गया और सिंपली डॉक्स को इस्तेमाल करना फ्री ऑफ टूल है बाय गूगल। आप इसकी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सो यहाँ पर अब देखो गाइज, आर्टिकल लिखना एक कला होती है, इस चीज को समझना एक टेक्निक होती है, एक साइंस होती है आर्टिकल को लिखना भी। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई स्टोरी टेलिंग या कोई एप्लीकेशन या कोई एससीए या एसए नहीं लिखना, जिसे हम निबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है जो गूगल की गाइडलाइंस और एल्गोरिथम को फॉलो करे। ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, कोई न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर नहीं लिखना है। हमें एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है जो गूगल की एल्गोरिथम्स और गाइडलाइंस को कंप्लीट तरीके से फॉलो यहाँ पर करे। तो हमें उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिखने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आर्टिकल लिखने से पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना टाइटल क्रिएट करना है। आर्टिकल लिखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपना टाइटल क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मुझे एक आर्टिकल लिखना है डिजिटल, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है। जैसे कि मैं आर्टिकल ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, मैंने ये आर्टिकल यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। ध्यान रखना, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, वो टारगेटिंग कीवर्ड है जिसको मैं रैंक करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा अपने फोकस कीवर्ड को सबसे पहले अपने टाइटल को डिजाइन करना है, उसके बाद अपने बॉडी पार्ट को आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को गाइज आर्टिकल लिखते टाइम आप लोगों का अपना जो आप अपना फोकस कीवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपके टाइटल में कोशिश करना कि स्टार्टिंग में आपका फोकस कीवर्ड आपके टाइटल में रहे। ठीक है, साथ के साथ आप लोग यहाँ पर पावर वर्ड या नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि बेस्ट 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार। ठीक है, यहाँ पे जैसे आगे मैं और यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ हिसार हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर वर्ड, साथ के साथ आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स से होता क्या है गाइस, आपका CTR इंक्रीज होता है। ठीक है, आपका CTR यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अपने टाइटल को क्रिएट करेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखना गाइज कि आप यहाँ पर पावर वर्ड्स जो मैंने बेस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया और यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल किया, आप हर निश के आर्टिकल में पावर वर्ड या फिर यहाँ पर न्यूमेरिक या नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। हमेशा अब यहाँ पर कोशिश आप लोगों को करनी है, जब भी आप लोग अपने आर्टिकल की शुरुआत करें तो यहाँ पर जो आप अपना फर्स्ट जो टाइटल आप क्रिएट कर रहे हैं इसको बोल्ड कर देना। टाइटल या जो सब हेडिंग्स बनाओगे आप लोगों को उनको बोल्ड करना है, बॉडी पार्ट को बोल्ड मत करना। या साथ के साथ किसी भी कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड्स को या किसी फोकस कीवर्ड को आप लोगों को यहाँ पर बोल्ड नहीं करना है। बॉडी की बात कर रहा हूँ, हेडिंग और सब हेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। गूगल इस चीज़ को एक ब्लैक हैट टेक्निक मानता है। ठीक है, गूगल इस चीज़ को एक ब्लैक हैट टेक्निक मानता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने किया बेस्ट 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, ये मेरा टाइटल है। अब जो टाइटल के नीचे आपको यहाँ पर परफॉर्मा किस तरीके से रखना है, आप लोग एक बार ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को टाइटल बनाना है। टाइटल के अंदर आपका पावर वर्ड आना चाहिए, नंबर्स आ जाएं, नंबर्स के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वर्ड। ठीक है, मैं एक परफॉर्मा एक पैटर्न बनाने के आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको टाइटल यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, टाइटल ज़्यादा लेंदी नहीं रखना है गाइस, टाइटल ज़्यादा लेंदी यहाँ पर नहीं रखना है। साथ के साथ यहाँ पर मैं फोकस कीवर्ड भी रख देता हूँ। ठीक है, फोकस कीवर्ड आना चाहिए। अब जब ये टाइटल आप क्रिएट करोगे तो इस टाइटल का आप पैराग्राफ भी बनाओगे। किस तरीके से, जैसे कि देखो यहाँ पर ये मेरा टाइटल है, टाइटल का नीचे ये देखो पैराग्राफ आ रहा है। तो ये
टाइटल आपका पैराग्राफ आएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, टाइटल ही आपका H1 हेडिंग होता है, तो आपको H1 हेडिंग बार बार नहीं देनी है, आप H1 हेडिंग को एक बार ही रिपीट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप लोगों को खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है। होप्स टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए या कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे लिखना है इसका पैराग्राफ, यानी कि H1 हेडिंग का पैराग्राफ, टाइटल का पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखना है। अब पैराग्राफ में कम से कम आपको 200 वर्ड्स होने चाहिए, पैराग्राफ के अंदर आपके 200 वर्ड्स होने चाहिए। साथ के साथ फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर, या ठीक है, फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर, फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपका फोकस कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने फोकस कीवर्ड क्या ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, तो फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर आपका फोकस कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। फोकस कीवर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ऑर्गेनिक तरीके से रिपीट करना है। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब क्या है, जैसे कि आप आर्टिकल लिख रहे हो, हेलो माय नेम इज़ दिनेश जंगीर, और इन दिस आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट द बेस्ट 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार। इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से आना चाहिए। इस तरीके से नहीं, हेलो माय नेम इज़ दिनेश जंगीर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन हिसार, नहीं, ये ऑर्गेनिक तरीका नहीं होता। या अगर सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ राम खाना खाती है, आप लोगों को कैसा लगा, अरे सर राम खाना खाती है, नहीं सर राम खाना खाता है, यहाँ पर फर्क है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों को ऑर्गेनिकली तरीके से मैनेज करना है। फोकस कीवर्ड के साथ साथ 200 वर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए। 200 वर्ड्स के साथ साथ आप लोगों को फर्स्ट 100 वर्ड में आपका फोकस कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में कम से कम फोकस कीवर्ड आपका 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, 3 टाइम्स, ठीक है। रिपीट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिपीट फोकस कीवर्ड 3 टाइम्स, ठीक है। आपका जो फोकस कीवर्ड होगा कम से कम 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। लेंथ इसकी आपको 200 से 250 वर्ड की यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद आपको बनाना है हेडिंग 2, H2, क्योंकि H1 तो हमने टाइटल को दे दिया, ठीक है, टाइटल ही हमारा H1 होता है, तो H1 के बाद H2 आएगा। देखो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेडिंग्स को भी मैनेज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने H1 के बाद H3 कर दिया, ऐसा करोगे तो आपका आर्टिकल अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अनबैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको H1 के बाद H2 ही रखना है। H2 के बाद आप H3 ले सकते हो, या H2 के अंदर कोई सब हेडिंग बनती है, H2 की भी अगर कोई सब हेडिंग बनती है तो आप लोग उसे H3 बना सकते हो। अदरवाइज बार बार आपको H2 को ही रिपीट करना है यहाँ पर। सो H2 के अंदर सबसे पहले तो आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, ये रिपीट, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये भी एक रैंकिंग सिग्नल होता है गूगल का। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ ये सारी की सारी उन 200 फैक्टर्स में से रैंकिंग सिग्नल है। तो गाइज इस चीज़ को हल्के में मत लेना, सर क्या बोल रहे हो आप, और इन चीज़ों को डायरेक्टली, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। आप जब भी आर्टिकल लिखो इन चीज़ों को तरीके से फॉलो करना है। सर ने बोला यहाँ पर ये पुटअप करना है, फर्स्ट हेडिंग है 3, लाइक फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा वहाँ पर 3 बार मेरा टाइटल यानी कि फोकस कीवर्ड आना चाहिए। आप लोगों को उसी तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करते रहना है। फोकस कीवर्ड, अब फोकस यहाँ पर आपको H2 के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फोकस कीवर्ड के साथ आप कोई वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहते हो, कोई पंची वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स वगैरह का इस्तेमाल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको H2 का पैराग्राफ, यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा H2 का पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको जो फोकस कीवर्ड रिपीट करना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपीट, कम से कम 2 बार आप लोगों को अपना फोकस कीवर्ड रिपीट करना है, ठीक है, 2 टाइम्स। गाइज ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, तो ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो H2 का जो पैराग्राफ लिखोगे किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिख रखा है, ये मेरा टाइटल है, H1 है, ये H1 का पैराग्राफ आप देख रहे हो, साथ के साथ ये मेरी H2 हेडिंग है और ये H2 का मेरा पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैं इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखो,
ठीक है। तो इस तरीके से ये H2 का जो पैराग्राफ यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर कम से कम फोकस कीवर्ड आपका 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। तो देखो गाइज, यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी कीवर्ड डेंसिटी को भी मेंटेन करना है। यानी कि डेंसिटी का मतलब है गैप बिटवीन द कीवर्ड, ठीक है। तो कितने टाइम बाद आपका कीवर्ड रिपीट हो रहा है, उस चीज को प्रॉपर तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में 3 बार आपने अपने फोकस कीवर्ड को रिपीट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये एक गलत तरीका होता है। और ये भी मत करना कि कीवर्ड ही तो है सर, कहीं पर भी रिपीट कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना। जो आप गैप रखो कीवर्ड के बीच में, यहाँ पर आपको कीवर्ड के बीच में जो गैप रखना है, एक प्रॉपर गैप रखना है। यानी कि आप ट्राई कर लेना कि सपोज करो हर 2 लाइन बाद या 3 लाइन बाद मेरा जो कीवर्ड है मेरा यहाँ पर रिपीट हो। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करना है। साथ के साथ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान इस तरीके का भी रखना है, जो आपको अपने पैराग्राफ लिखने हैं वो हमेशा छोटे लिखने हैं। हमेशा ट्राई करो शॉर्ट पैराग्राफ लिखने की। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिख रखा है, जहाँ पर मेरा फुल स्टॉप आया मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया, जहाँ पर मेरा फुल स्टॉप आया मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। तो शॉर्ट पैराग्राफ में क्या होता है, हमारा जो टाइपोग्राफी होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो यूज़र को एक रिलैक्स तरीके का फील होता है और हर चीज़ें खुली खुली यहाँ पर दिखती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रीज़न होता है एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका फोकस कीवर्ड H2 के पैराग्राफ में जो रिपीट करना है, कम से कम 2 बार आप लोगों को अपना फोकस कीवर्ड रिपीट करना है। साथ के साथ यहाँ पर आप लोगों को मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल करना है। मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया का मतलब आप समझ गए होंगे, इमेजेस। इसमें यहाँ पर आप इमेजेस का, अब ये पैराग्राफ में, अब ये मत समझना सर आपने H2 के बाद लिखा है तो H2 के बाद ही हम इमेजेस का इस्तेमाल करें। आप जहां मन करे वहां इनको रिपीट कर सकते हो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियोस होगी, यूट्यूब से वीडियोस इंटीग्रेट कर सकते हो। साथ के साथ इन्फोग्राफिक्स, आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है, यूज़र इंगेजमेंट होता है। जैसे हम छोटे थे गाइज, तो जब हम छोटे थे तो हमें, जब हम नई क्लास में एडमिशन लेते थे तो स्टार्टिंग में किताबों को खोल के बैठ जाते थे और वहाँ पर अच्छे अच्छे चित्र हमें देखने को मिलते थे, पिक्चर्स हमें देखने को मिलती थी, मन खुश हो जाता था। तो ऐसे ही जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे अच्छी अच्छी इमेजेस या वीडियो कंटेंट दिखता है। वीडियो कंटेंट का तो बेनिफिट ये है गाइज कि वीडियो कंटेंट में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यूज़र को एंगेज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीडियोस के अंदर साउंड होता है, मोशन होता है, ग्राफिक्स होते हैं, तो यूज़र को अट्रैक्ट करता है। और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है वो वीडियो कंटेंट गाइज यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। और इमेजेस का इस्तेमाल करना। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है इमेज विथ अ इंफॉर्मेशन। एक इमेज होती है जो पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लाइक कोई प्रोसेस को बताने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड अ इन्फोग्राफिक्स। तो इससे क्या होता है, हमारा यूज़र इंगेजमेंट क्रिएट होता है। यूज़र इंगेजमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे जो स्पेंडिंग टाइम होता है वो बढ़ता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीवेल टाइम। वेबसाइट पे बिताए हुए टाइम को हम डीवेल टाइम बोलते हैं। तो डीवेल टाइम बढ़ता है, उससे होगा क्या, हमारा बाउंस रेट कम होगा। बाउंस रेट कम होगा तो हमें क्या होगा, गूगल के अकॉर्डिंग हमें बेटर रैंकिंग मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर H2 के बाद वापस आपको H2 का रिपीट करना है, H3 का रिपीट मत करना। अगर आपको लगता है कि H2 के अंदर कोई सब हेडिंग बन सकती है, यानी कि H2 के अंदर कोई सब हेडिंग बन सकती है, तो आप लोग उसको H3 बना सकते हो और उस H3 के बाद वापस से आपको H2 ही रिपीट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर H2। अब हम नई H2 बनाएंगे गाइज। अब इस H2 के अंदर आप लोगों को कोई भी फोकस कीवर्ड को रिपीट नहीं करना। अब यहां पर हम करेंगे रिलेटेड वर्ड्स को यहां पर डालना है। अब रिलेटेड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर अपना फोकस कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार। ध्यान से समझना, जैसे यहां पर मैंने अपना फोकस कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, ऐसे ही लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी तो सर्च करते होंगे। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन हिसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे ही लोग ये भी सर्च करते होंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर रिलेटेड वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ, ताकि हमें प्रायोरिटी मिले रिलेटेड वर्ड्स पे भी SERP पे रैंक करने में। तो यहाँ पर रिलेटेड वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर रिपीट करना है, H2 का पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को। H2 का वापस से यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में कम से कम 200 वर्ड्स आप लोगों को रखने हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, अब यहाँ पर जो आपको कीवर्ड्स को जो रिपीट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया
कि हम अपने फोकस कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो गाइज इस फोकस कीवर्ड को आपको ज़्यादा बार भी रिपीट नहीं करना। अगर ज़्यादा बार आप रिपीट करोगे तो उसको बार बार कीवर्ड रिपीटेशंस के अंदर गूगल क्या कर सकता है, हमें हमारी वेबसाइट को पैरालाइज कर सकता है। ठीक है, तो बार बार कीवर्ड रिपीट करना भी यहाँ पर गलत होता है। अभी इसको बार बार रिपीट करने को एक वर्ड बोलते हैं, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही मेरे माइंड में आएगा तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो बार बार अपने कीवर्ड को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, आपको अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहां पर जो आपका फोकस कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स की बात नहीं करना, आपके फोकस कीवर्ड को, आप लोगों को अपने फोकस कीवर्ड को कितनी बार रिपीट करना है, 1% रिपीट करना है, 1% रिपीट करना है। आप लोगों को अपने फोकस कीवर्ड को यहां पर 1% रिपीट करना है। इसका मतलब अगर आप लोगों का 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो आप लोगों को अपने फोकस कीवर्ड को 10 बार रिपीट करना है। 2000 वर्ड का आर्टिकल होगा, कम से कम 18 से 20 बार आप लोगों को रिपीट करना है। तो यहां पर इस तरीके से अगर मेरे माइंड में वो वर्ड आ गया, बार बार अपने कीवर्ड को रिपीट करना कहलाता है कीवर्ड स्टफिंग। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बार बार अगर आप लोग अपने कीवर्ड को रिपीट करोगे तो उस चीज को हम स्टफिंग बोलते हैं, और गूगल कभी भी कीवर्ड स्टफिंग को पसंद नहीं करता है। इसे वो ब्लैक हैट टेक्निक्स के अंदर काउंट करता है। तो अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1% आपको अपने कीवर्ड रिपीटेशन को रखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा करोगे, अगर आप 20 बार कर लेते हो, 30 बार कर लेते हो, तो गाइज वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, आपकी वेबसाइट पैरालाइज हो सकती है। तो आपको इसी तरीके से अपनी इस प्रोसेस को रखना है, रिलेटेड वर्ड्स को, और मिनिमम से मिनिमम यहां पर कोशिश करनी है कि आप लोग 1836 वर्ड का आर्टिकल लिख सके। ठीक है, इससे प्लस का 1836 प्लस वर्ड का आर्टिकल आप लोगों को यहां पर लिखना है। ठीक है, 1836 प्लस वर्ड का आर्टिकल आप लोगों को यहां पर लिखना है। इससे ज़्यादा ही आप लोगों को इसको रिपीट करना है, क्योंकि एक जितना लेंदी आर्टिकल होता है वो उतना ही इंफॉर्मेटिव माना जाता है। अब बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे कि अपने आर्टिकल में उतनी ही इंफॉर्मेशन डालो जितनी प्रॉपर हो। आप खुद एक चीज को सोच के देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोग मुझसे अगर मैं इस कोर्स को डिजाइन करता है, एसईओ क्या होता है, अगर मैं इस वीडियो को यही बता देता कि एसईओ इतने टाइप का होता है, ये एसईओ होता है, क्या आप प्रॉपर एसईओ को समझ पाते? आप खुद अपने ऊपर लेको सोच के देखो। तो अगर मैं बार बार इतनी देर से, पिछले 1 घंटे 1.25 घंटे से मैं बोले जा रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग खुद अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके देखो, हम जिस टॉपिक के ऊपर जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना डीपली इंफॉर्मेटिव उसे बनाते हैं, वो कंटेंट उतना ही इंफॉर्मेटिव होता है और हमारे सामने वाले यूज़र के लिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो गाइज, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लोग दूसरे वीडियोस बनाने वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उस चीज़ पे माइंड मत करो। लेंदी आर्टिकल लिखो, वो एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल माना जाता है, ऐसा गूगल भी बोलता है। ठीक है, उसके बाद इसको रिपीट करते रहना है बार बार, H2 पैराग्राफ। लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन लिखना है, कॉन्क्लूजन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। कॉन्क्लूजन में कम से कम 100 वर्ड्स आपको लिखना है, कॉन्क्लूजन के अंदर 100 वर्ड्स आपको लिखना है। और लास्ट में आपको FAQs यानी कि फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। यानी कि FAQs में खुद ही को क्वेश्चन बनाना है, खुद ही को आंसर देना है, खुद ही को क्वेश्चन बनाना है, खुद ही को आंसर लेना है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देना है। सो इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल अभी लिखना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में किस तरीके से आर्टिकल लिखना है और सबमिट करना है। हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, होप सो गाइज यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है गाइज, सो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना। सो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में के ऊपर बात करेंगे, जो कि है कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को वर्डप्रेस में सबमिट कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हो या विक्स की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हो, तो हमें आर्टिकल को लिखने के साथ साथ, जैसे कि हमें प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने आर्टिकल को वर्डप्रेस के अंदर सबमिट कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना, अभी मैं आप लोगों को ऑप्टिमाइज़ करना नहीं सिखाऊंगा कि कैसे उस आर्टिकल को ऑन पेज एसईओ के लिए हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑप्टिमाइज़ करना नहीं सिखाऊंगा, ऑप्टिमाइज़ करना मैं सिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को रैंक मैथ के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा अपकमिंग पॉइंट होगा। बट अभी सिर्फ मैं आपको सिंपल कैसे सबमिट करना है आर्टिकल को, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं।
तो सबमिट करने के लिए आप सभी के पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, जैसे कि मेरे पास है रिव्यू बाय दिनेश, ये मेरी एक वेबसाइट है, ये मेरी अनदर वेबसाइट है। अगर आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले डोमेन नेम और आपका WP एडमिन वहाँ पर लगाना और आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद पोस्ट में जाना है और ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। पोस्ट में जाना है और यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब जो आर्टिकल आपने या जो पोस्ट आप लोगों ने अपने डॉक्स के अंदर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखी है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं इस चीज़ के लिए एक डमी कंटेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डमी कंटेंट ले रहा हूँ और उस डमी कंटेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक डमी कंटेंट लिया यहाँ पर, जैसे कि मैं ये वाला टॉप कंटेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो रिव्यू की वेबसाइट है तो मैं रिव्यू वाला ही कंटेंट यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने कंटेंट यहाँ पर पहले से लिख रखा है गाइस, तो मैंने इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आर्टिकल हो चुका है पेस्ट। उसके बाद आप लोगों को ये मेरा टाइटल है, ये टाइटल मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है। देखो गाइस अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने अपने हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को यहाँ पर बोल्ड क्यों कर रखा है, ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि कौन सी मेरी हेडिंग है यहाँ पर और कौन सी मेरी सब हेडिंग्स है। तो ये मेरा टाइटल है, मुझे यहीं से पता चल गया टाइटल है, तो मैंने इसको टाइटल की जगह पे कर दिया मैंने इस चीज़ को पेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आप अपने पोस्ट को अपने वर्डप्रेस में सबमिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं ऑप्टिमाइज करना नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फीचर इमेज को ऐड करना है, कैसे आपको टैग्स डालने हैं, कैसे आपको कैटेगरीज को चूज करना है। यहाँ पर मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा, और कैसे आप लोग अपने इस रैंक मैथ के स्कोर को यहाँ पर इम्प्रूव करने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे ये रैंक मैथ का स्कोर यहाँ पर इम्प्रूव होने वाला है। सो गाइस सिंपल यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को अपनी पोस्ट को यहाँ पर सबमिट करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने जो कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स यहाँ पर कर रखी हैं, ये सारी की सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक विद द हेल्प ऑफ ग्रामरली, जो मैंने यहाँ पर ग्रामरली का एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। ऊपर आप देख रहे हैं ये ग्रामरली का एक्सटेंशन है मेरा यहाँ पर। तो ग्रामरली का एक्सटेंशन मैंने आप यहाँ पर ऐड कर रखा है, उस हेल्प से यहाँ पर मैं इन ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को कर रहा हूँ सॉल्व। तो गाइज इस तरीके से सिंपल आपको पोस्ट में जाना है। गाइज हमेशा ध्यान रखना जो आप आर्टिकल लिखोगे उसको पेज में पब्लिश नहीं करना है। जैसा कि आप प्रीवियस देखा, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पोस्ट और पेजेस का। मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको ड्राफ्ट में सेव करता हूँ। ड्राफ्ट में मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि अभी हम अपकमिंग जब ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे रैंक मैथ की हेल्प से, तो हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सके। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ वापस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पेजेस का ऑप्शन। अब जब आप पेजेस को देखोगे तो यहाँ पर दोनों सेम ही आपको दिखाई देता है। देखो वही पोस्ट में दिखाई देता है और वही सेम चीज़ यहाँ पर पेजेस में दिखाई देता है। सो गाइज यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल को पोस्ट में इसलिए पब्लिश करना है क्योंकि पोस्ट डायनामिक होती है और जो पेजेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और गूगल भी पोस्ट को रैंकिंग ज़्यादा देता है, प्रायोरिटीज़ जो देता है वो पोस्ट को ज़्यादा देता है। इसलिए जो गूगल पे हमारे आप जो भी देख रहे हो, जो यहाँ पर जो आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं SERP के ऊपर, ये सारे के सारे क्या है, ये पोस्ट हैं गाइज, ये पेजेस नहीं है। तो इस चीज़ को हम सभी लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब जो भी आर्टिकल लिखोगे वो आप सभी को पोस्ट के अंदर लिखने हैं। तो किस तरीके से पोस्ट को सबमिट करते हैं वर्डप्रेस में हमने ये समझ लिया। ऑप्टिमाइज करना अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ तक होप सो आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। गाइज कोई भी डाउट हो इस फ्री SEO कोर्स के अंदर, आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहूँगा। तो यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर्च इंटेंट क्या होता है। सो गाइज आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो या सर्च करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों के माइंड में या आप लोगों का माइंड होता है कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हो, और वो जो चीज़ आप लोगों के माइंड में रहती है, जो चल रही होती है, उसी के सोच के आप गूगल पे कुछ भी कंटेंट को सर्च करते हैं। जो साइकोलॉजी हमारे माइंड की होती है, जो थॉट उस टाइम हमारे माइंड में होती है, तो वो एक तरीके का सर्च इंटेंट होता है कि यूज़र क्या SERP के ऊपर सर्च कर रहा है, दैट इज अ सर्च इंटेंट। अब यहाँ पर जो सर्च इंटेंट होते हैं वो 3 टाइप के सर्च इंटेंट यहाँ पर होते हैं। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सर्च इंटेंट होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल। उसके बाद यहाँ पर होता है नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। ये 3 टाइप के सर्च इंटेंट होते हैं SEO के अंदर।
तो यहाँ पर हम एक एक सर्च इंटेंट के बारे में हम बात करेंगे कि हर सर्च इंटेंट में, तीनों सर्च इंटेंट में यूजर का माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करने वाला हूं इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। अब देखो गाइज, इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, जो यूजर का माइंडसेट होता है वो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेने का होता है। इस चीज को यहां पर समझना पड़ेगा। यहां पर जो यूजर का माइंडसेट होता है वो किसी भी चीज को खरीदने का या कंपेयर करने का नहीं होता है। जैसे कि सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आप एसईओ का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप गूगल पे आके क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढोगे? नहीं, आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। जब आप गूगल के ऊपर ये चीज सर्च कर रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वहां पर आपका सर्च इंटेंट या माइंडसेट तो आपका ऐसा है नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आपका माइंडसेट और सर्च इंटेंट वहां पर क्या होता है, बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। क्या डिजिटल मार्केटिंग होती है, क्या करियर स्कोप होता है, कैसे हम करियर बना सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा। तो ये होता है इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेविगेशनल सर्च इंटेंट। नेविगेशनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, जो यूजर होता है वो अपनी लोकेशन बेस्ड कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिसार, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर चीज को नेविगेट करता है एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पर वो सर्च करने की कोशिश करता है। दैट इज अ नेविगेशनल सर्च इंटेंट। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजेक्शनल सर्च इंटेंट। ट्रांजेक्शनल सर्च इंटेंट का जो यूजर का जो मोटिव होता है, ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट के अंदर जो यूजर का सर्च इंटेंट होता है वो किसी भी चीज को खरीदने का, बेचने का होता है। यानी कि हम जहां पर भी पैसों का लेन देन होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। तो ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट में क्या होता है, यूजर किसी भी चीज को खरीदना या बेचना चाहता है। सपोज यहां पर एज ए एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको कोई भी फोन खरीदना है 10,000 की रेंज में, आपको कोई भी फोन खरीदना है। अब 10,000 की रेंज में तो बहुत सारे फोन आते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन फोन्स की इंफॉर्मेशन लोगे, फिर उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे। अब आपके माइंड में एक फोन आ जाएगा कि मुझे इस कंपनी का फोन लेना है, वो आपका माइंडसेट बन चुका है, आपका खरीदने का मोटिव है। तो अब डायरेक्टली अब उस फोन के नाम से, यानी कि बाय आईफोन 11, बाय आईफोन 12 प्रो, जो भी आप फोन खरीदना चाहते हैं उसके नाम से आप SERP पे आके उस कीवर्ड को सर्च करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट। और गाइज हमेशा आप लोगों को यूजर के जो सर्च इंटेंट को यहाँ पर समझ के अपने कंटेंट को लिखना है। और सर्च इंटेंट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैंकिंग इम्पैक्ट और रैंकिंग सिग्नल माना जाता है। ये हम सभी को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। सर्च इंटेंट यानी कि यूजर कुछ भी चीज को सोच सकता है। तो यूजर के माइंड में जितने भी वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को लेके, वो हर चीजें हमें अपने आर्टिकल में मेंशन करनी है। जैसे कि सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन कौन कर सकता है, सिलेबस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है। यानी कि यूजर कुछ भी चीज सर्च कर सकता है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आपके वेब पेज में अवेलेबल रहती है तो वहां पर आपका कंटेंट SERP पे आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूजर के सर्च इंटेंट का आप लोगों को खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूजर क्या क्या चीजें गूगल के ऊपर सर्च कर सकता है। तो ये होता है एक तरीके का सर्च इंटेंट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ साइट मैप के बारे में। अब साइट मैप अपने आप में एक टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है, SEO का टेक्निकल पार्ट होता है। अब साइट मैप होता क्या है, इस चीज को समझना। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा साइट मैप होता क्या है। जैसे कि गाइज आपको नाम से ही पता चल रहा है साइट मैप, यानी कि वेबसाइट का मैप। अब मैप क्या करता है, हमें नेविगेट करता है। ध्यान से समझना, मैप क्या करता है, हमें नेविगेट करता है। लाइक मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है या अनदर किसी जगह जाना है, तो मैं मैप का इस्तेमाल करके नेविगेट कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता उस पर्टिकुलर मेरी डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट के लिए ये एक मैप होता है जो नेविगेट करता है किसको, मैप तो एक इंसान को नेविगेट करता है, बट एक साइट मैप जो होता है वो किसको नेविगेट करता है, हमारे क्राउलर्स को, स्पाइडर को।
ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गूगल किस तरीके से काम करता है, वहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे जो गूगल काम करता है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि स्पाइडर किस तरीके से हमारी वेबसाइट के कंटेंट को उठाता है। तो साइट मैप किसको नेविगेट करता है? क्राउलर को नेविगेट करता है हमारी वेबसाइट में क्या क्या यूआरएल्स सबमिट हुए हैं। तो साइट मैप की अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो साइट मैप का मतलब होता है, साइट मैप इज अ प्लेस जहां पर हमारी वेबसाइट का सारा डेटा जाके स्टोर होता है। साइट मैप इज अ प्लेस जहां पर हमारी वेबसाइट के सॉरी मैं यहाँ डेटा स्टोर करना मैंने बोल दिया, वो हमारी होस्टिंग में होता है। साइट मैप इज अ प्लेस जहां पर हमारी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो जाके स्टोर होते हैं और उस जगह को हम बोलते हैं साइट मैप। ध्यान रखना गाइज, जब भी क्राउलर आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आता है तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करता, वो सबसे पहले क्या करता है? साइट मैप को रीड करता है। सबसे पहले साइट मैप को यहाँ पर रीड करता है। तो इसलिए साइट मैप एक नेविगेशन का काम करता है। साथ के साथ अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के साइट मैप को जनरेट नहीं करेंगे, ध्यान से समझना, अगर आप सभी लोग अपने साइट मैप को जनरेट नहीं करोगे तो क्या होगा? जब साइट मैप को जनरेट नहीं करोगे तो क्राउलर कैसे पता लगाएगा कि आपकी वेबसाइट में नए यूआरएल्स कौन कौन से सबमिट हुए, यानी कि नया कंटेंट आप लोगों ने कौन कौन सा सबमिट किया है। जब गूगल इन चीज़ों को पता नहीं लगा पाएगा तो आपकी इंडेक्सिंग कभी भी नहीं होगी, और जब आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आपकी जो विजिबिलिटी है एसईआरपी पे नहीं बनेगी। जब आप लोगों की विजिबिलिटी एसईआरपी पे नहीं बनेगी तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपके कीवर्ड्स वहाँ पर रैंक नहीं होंगे। तो इसलिए साइट मैप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी वेबसाइट का साइट मैप चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, अब इस चीज़ को समझना। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है रिक्रूटमेंट 99, तो किसी भी वेबसाइट का आपको साइट मैप चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर करना है /site map.xml, ये एक XML फाइल होती है, sitemap.xml। ठीक है, तो अब इस साइट मैप क्या करता है, हमारी वेबसाइट में अलग अलग तरीके के यूआरएल्स जनरेट होते हैं। एक वेबसाइट में 4 से 5 टाइप के यूआरएल्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट का यूआरएल होता है, ध्यान से समझना, पोस्ट का यूआरएल होता है, पेज का यूआरएल होता है, कैटेगरी का यूआरएल होता है, ठीक है, टैग्स का यूआरएल होता है और इमेजेस का यूआरएल होता है, इमेजेस का यूआरएल होता है। तो ये 5 टाइप के यूआरएल्स हमारे वेबसाइट में जनरेट होते हैं, और जितने भी यूआरएल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं सारे के सारे यूआरएल्स जो होते हैं वो साइट मैप में सबमिट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट का साइट मैप दिखाता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, XML साइट मैप। तो ये मेरा साइट मैप है रिक्रूटमेंट 99 का। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम मैंने मेरे साइट मैप को सबमिट कर रखा है, तो यहाँ पर इसलिए ये यहाँ पर बार बार देखो 2 बार पोस्ट दिखा रखा है, 3 बार, तो यहाँ पर देखो पेजेस आ रहे हैं और पोस्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अलाउ कर रखा है सिर्फ पेजेस और पोस्ट को ही साइट मैप में जो मेरा यूआरएल है वो सबमिट हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप मेरी वेबसाइट के सारे पोस्ट के यूआरएल यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए गाइस, जितने भी पोस्ट मैंने यहाँ पर पब्लिश कर रखी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कम है। जैसे कि मैं सेकंड वाले साइट मैप पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो अलग सारी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो साइट मैप इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपके सभी यूआरएल्स स्टोर होते हैं। अब इन यूआरएल्स पे क्लिक करके मैं अपने उस पोस्ट के ऊपर लैंड कर जाऊँगा, ये देखिए। तो इसी तरीके से जो क्राउलर होता है, स्पाइडर होता है, वो भी हमारी वेबसाइट तक पहुँचता है। तो आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट के साइट मैप को देख सकते हैं। अब साइट मैप को सबमिट कैसे किया जाता है इस चीज़ को समझना, ठीक है। हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया साइट मैप कैसे क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे चेक कर सकते हैं। अब साइट मैप को सबमिट करने के लिए आप लोगों को वेब मास्टर के ऊपर जाना होगा। साइट मैप को सबमिट करने के लिए आप लोगों को अपने वेब मास्टर के ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने वेब मास्टर के ऊपर जाता हूँ। अब वेब मास्टर में आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कैसे करना है वेब मास्टर में, मैं ये आप लोगों को अभी बाद में बताऊंगा। बट पहले एक बार आप ये समझ लो कि आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे ही आप लोगों के सामने आपका वेब मास्टर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडेक्स के अंदर आपको साइट मैप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद तो ऐड अ न्यू साइट मैप, मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पर साइट मैप सबमिट कर रखा है, मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर डोमेन नेम आप लोगों का पहले से ही रहेगा, तो डोमेन नेम आप लोगों को यहाँ पर पुटअप नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर पुटअप करना है site map
.xml, इस चीज़ को नोट कर लेना गाइज। आपको सिर्फ यहाँ पर इस सिंटैक्स को पुटअप करना है, sitemap.xml। इस सिंटैक्स को जैसे ही पुटअप करेंगे और यहाँ से कर देना इसको सबमिट, और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर साइट मैप मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखो सबमिट कर चुका हूँ, अभी थोड़ी देर में इसको फैच कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 28 डिस्कवर्ड यूआरएल। अब मुझे देखना है कौन कौन से यूआरएल है, तो आप यहाँ पर टैप करोगे, और टैप करने के बाद मैंने बोला था देखो कैटेगरीज, पोस्ट और पेजेस। ठीक है, यहाँ इमेजेस को भी सबमिट कर सकते हो, टैग्स को भी कर सकते हो, बट मैंने बंद कर रखा है। अब देखो पोस्ट के अंदर मेरी 11 पोस्ट दिखा रहा है, कैटेगरीज के अंदर सिर्फ मेरी एक कैटेगरीज यहाँ पर दिखा रहा है। कौन सी है मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन साइट मैप पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज को देख सकते हो। जैसे कि आप मेरा ऊपर का यूआरएल देख सकते हो, studentdemoclass.com/category sitemap.xml। अभी ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है गाइज क्योंकि ये मेरी वेबसाइट रन रहने की काम नहीं कर रही है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं दूसरी वेबसाइट के यहाँ पर साइट मैप को, वेबमास्टर को ओपन करता हूं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि मैं रिव्यू बाय दिनेश पे गया, इस वेबसाइट को मैंने अभी क्रिएट किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गया, 14 डिस्कवर्ड यूआरएल दिखा रहा है। तो जैसे कि ये देखो कैटेगरी, पोस्ट और वीडियो का भी यहाँ पर बना हुआ है। तो मुझे कैटेगरीज में एक कैटेगरी दिखा रहा है, क्लिक करूँगा, कौन सी कैटेगरी है मुझे देखना है, साइट मैप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख पाते हैं, देखो कैटेगरी किसकी है, प्रोडक्ट रिव्यू की कैटेगरी मेरी बनी हुई है। ऐसी मैंने कौन कौन सी पोस्ट को यहाँ पर सबमिट कर रखा है, मैं इन चीज़ों को भी देख सकता हूँ। पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, 8 पोस्ट दिखा रहा है यहाँ पर, और जैसे ही मैं ओपन साइट मैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मैं अपनी ये मेरे पेजेस हैं, पोस्ट नहीं है, ये मेरे पेजेस हैं। तो अगर मुझे मेरी पोस्ट को देखना हो तो वापस से मैं पेजेस के अंदर आ गया, पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरी कौन कौन सी पोस्ट मैंने यहाँ पर सबमिट कर रखी है। ये देखो, पजीसीएस रिव्यू, कनेक्ट वायो, कनेक्ट वीडियो और पीकास्ट सूट रिव्यू, 3 पोस्ट मैंने यहाँ पर पब्लिश कर रखे हैं। होप सो गाइज ये साइट मैप क्या होता है, कैसे हम साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से समझ ली यहाँ पर। और गाइज जब भी आप अपना वेबमास्टर सबमिट करोगे आपको साइट मैप जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता है कि इसके ड्रॉबैक्स आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्कीमा मार्कअप की। स्कीमा क्या होता है, अब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। गाइस स्कीमा हर वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप होता है, क्या गूगल ह्यूमन लैंग्वेज को रीड कर सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, ज़रा सोच समझ के मुझे इस चीज़ का कमेंट करके बताना आप लोग, क्या गूगल ह्यूमन लैंग्वेज को पढ़ सकता है? अगर आप बोलोगे कि पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है, बट इतने बेहतर लेवल पे नहीं जितना एक ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सकता है। तो गाइस जरा सोच के देखिए, सोच और समझ के देखिए, जब गूगल हमारी वेबसाइट की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा, देखो गूगल कभी भी इस पार्ट को नहीं समझ सकता जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। गूगल को सिर्फ यहाँ पर कोडिंग पार्ट समझ में आता है। कौन सा वाला? जैसे मैं व्यू पेज सोर्स पे जाऊँगा तो गूगल को ये वाला पार्ट समझ में आता है। ठीक है, जब गूगल हमारी वेबसाइट पे जो हमने कंटेंट पब्लिश किया है उस कंटेंट को अगर समझ नहीं सकता तो आप कैसे इस चीज़ को कह सकते हो कि गूगल हमें बेटर रैंकिंग देगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में नहीं आएगी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस कैसे हो सकते हो? कभी भी नहीं हो सकते। तो उस चीज़ में सक्सेस होने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग को समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे ही जब गूगल को हमारी वेबसाइट समझ में नहीं आएगी, हमारा वेबसाइट का टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, जब गूगल हमारी वेबसाइट को समझ नहीं पाएगा, तो आप कैसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गूगल हमें बेहतर से बेहतर यहाँ पर रैंकिंग देने की कोशिश करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सो गाइस यहाँ पर हम गूगल को अपनी वेबसाइट के बारे में बेहतर से बेहतर समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा क्रिएट करके हम क्या करते हैं, गूगल को हमारी वेबसाइट के बारे में बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि स्कीमा जनरेट करने से क्या होगा, गूगल हमारी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझ सके। जब गूगल हमारी वेबसाइट को बेहतर तरीके से समझेगा तो यहां पर क्या होगा, गूगल हमें बेहतर रैंकिंग भी देगा। तो यहां पर कई टाइप के स्कीमाज होते हैं, जैसे कि ब्लॉग स्कीमा हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको FAQ स्कीमा बताया था, ऐसी वीडियो स्कीमा होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा होता है। ठीक है, जैसे कि
प्रोडक्ट स्कीमा, कई बार आपने देखा होगा कि पोस्ट आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहां पर नीचे आप लोगों को क्या दिखाई देता है, स्टार्स और रेटिंग्स दिखाई देती है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर देके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं गया तो ये एक तरीके का ब्लॉग स्कीमा आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये फीचर्ड स्नैपेट है। ऐसे ही आपको ब्लॉग स्कीमा यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे आप देख रहे हो ये एक तरीके का वीडियो स्कीमा है, नीचे आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये एक तरीके का वीडियो स्कीमा है। ऐसी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एफएक्यू स्कीमा भी दिखाया था। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई एफएक्यू स्कीमा का एग्जांपल नहीं है तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट में जैसे चंडीगढ़ को सर्च करूंगा तो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, एफएक्यूज दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एफएक्यू स्कीमा। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट करते हैं, हम ब्लॉग स्कीमा, आर्टिकल स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा क्यों जनरेट करते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पोस्ट के बारे में गूगल को बेहतर से बेहतर तरीके से गूगल को बता सके। और जब गूगल बेहतर तरीके से हमारी वेबसाइट को या पोस्ट को समझेगा तो हमें बेहतर रैंकिंग मिलने के चांसेस भी यहाँ पर रहते हैं गाइस। ऐसे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट स्कीमा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो कई बार आप लोगों ने इस तरीके की पोस्ट देखी होंगी, नीचे स्टार रेटिंग्स रहती है, यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट मुझे ज़रूर दिखेगी। जैसे कि मैं यहाँ कर लेता हूँ रिव्यू, तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी विजिबल नहीं हो रही है। मुझे एक बार इस प्लगइन को बंद करना पड़ेगा जो प्लगइन मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ उसको क्रोम से 2 मिनट के लिए। आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे चल के ये पता लगा सको। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे अभी कोई भी यहाँ पर स्कीमा विजिबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ iPhone 11 Pro। ठीक है, चलो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो iPhone 11 Pro के नीचे ये स्टार्स बने हुए हैं और यहाँ पर कितने रिव्यूज़ लोगों ने दे रखे हैं। तो ये एक तरीके का प्रोडक्ट स्कीमा होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट पे आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बीकास्ट सूट रिव्यू, तो यहाँ पर किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर जैपेबल, तो यहाँ पर भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं आ रहा। तो गाइज होप सो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इस तरीके का नीचे स्टार्स आते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का प्रोडक्ट रिव्यू होता है। तो अब इन जो यहाँ पर जो स्कीमा है आपको कैसे जनरेट करना है, तो आपको मैं बहुत ही सिंपल वे बताऊंगा स्कीमा को जनरेट करने का, किस तरीके से आप लोग स्कीमा को जनरेट करेंगे, ध्यान से समझना। तो स्कीमा जनरेट करने के लिए आपको एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। आपको जाना है टेक्निकल एसईओ वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, टेक्निकल एसईओ, ठीक है, टेक्निकल एसईओ फर्स्ट लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो भी स्कीमा आप लोग जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के स्कीमास हैं, आर्टिकल, एफएक्यू, हाउ टू बिजनेस, जो भी स्कीमा, लाइक मुझे आर्टिकल स्कीमा जनरेट करना है तो मैं आर्टिकल पे आया। आर्टिकल टाइप आपका न्यूज़ है या ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, तो सबसे पहले जिस ब्लॉग का स्कीमा आप जनरेट करना चाहते हैं उस ब्लॉग का यूआरएल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा पुटअप। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट ले लेता हूँ, रिव्यू बाय दिनेश। जैसे कि मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट 99 या फिर यहाँ पर रिव्यू बाय दिनेश ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरी वेबसाइट ले ली, तो मैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल का यूआरएल, आर्टिकल आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसके यूआरएल को करना है कॉपी, ठीक है। यूआरएल को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो साथ के साथ देखो यहाँ पर आपका ये जेसन कोड स्क्रिप्ट भी यहाँ पर रेडी हो रही है। अब हेडिंग, आपके टाइटल की हेडिंग क्या है, जैसे कि ये है मेरे टाइटल की हेडिंग, तो हेडिंग को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो पेस्ट। इमेज का यूआरएल, तो यहाँ पर आपके पास इमेज भी अवेलेबल होगी, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने इमेज को कर रखा है अपलोड, तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना, चेक करना हो यूआरएल मेरा सही कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। इस केस के लिए आप लोग क्या करोगे, गूगल में जाना और इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर लेना। अगर यूआरएल को पेस्ट करने के और एंटर करने के बाद अगर आप लोगों की इमेज ओपन होती है तो इसका मतलब आपका यूआरएल बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप लोग इस यूआरएल को यहाँ पर कर सकते हो पेस्ट। इमेज
आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पर एक और कर दिया। अब मैं एक और इमेज का लिंक यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है। मैं कोई अनदर इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं ये वाली ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया कॉपी इमेज एड्रेस, दोबारा से मैं इसे चेक करूँगा, ठीक है। अगेन आप इसको चेक कर लेना, देखो गाइस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है, श्योरिटी के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद सेकंड इमेज के यूआरएल को भी यहाँ पर कर दिया। अब आप अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो इमेज का, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बजीसियस रिव्यू ही मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और नहीं डालता। अब यहाँ पर ऑथर टाइप पर्सन है, आपकी वेबसाइट या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो मेरा पर्सन है, पर्सन के नाम पे आपने डाल दिया पर्सन का नाम, जो भी आपका पर्सन है, दिनेश जांगेड़। पब्लिशर कौन है, रिव्यू बाय दिनेश, ठीक है, पब्लिशर रिव्यू बाय दिनेश, ठीक है। अब पब्लिशर लोगो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपकी वेबसाइट में जो भी लोगो होगा उस लोगो को यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना ज़रूरी है गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरी वेबसाइट का मैंने अभी तक लोगो नहीं बना रखा है, तो यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट का लोगो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी लोगो, मैंने बोला अभी मैंने इस वेबसाइट को 2-3-4 दिन पहले ही क्रिएट किया है, डोमेन मेरा 1 साल पुराना है, बट मैं काम इस वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ दिनों से ही करने लगा हूँ, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस वेबसाइट पे काम करते हुए। तो यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट 99 के लोगों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ। आप किसी दूसरी वेबसाइट का लोगो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ख़राब होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया, तो रिक्रूटमेंट 99 का मैं कोई लोगो यहाँ पर मैंने बना रखा है एक, उसी लोगो को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। ये लोगो है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और इस तरीके से भी आप इमेज के यूआरएल को कॉपी कर सकते हो। आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ गया कि अगर आपके पास वेबसाइट का लॉगिन है तो किस तरीके से आप यूआरएल को कॉपी कर सकते हो। क्लिक करो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया। वापस आपको टेक्निकल एसईओ में जाना है और यहाँ पर कर देना है लोगो के यूआरएल को पेस्ट। सो यहाँ पर अब देनी है आपका लास्ट पब्लिश्ड जो डेटा, इस पोस्ट को कब आप लोगों ने पब्लिश किया था वो डेट आप लोगों को यहाँ पर दे देनी है, जैसे कि मैंने दे दिया 28। गाइज अगर सपोज करो आपको लगता है कि आज ही आपने आर्टिकल पब्लिश किया है और आज ही हम उसका स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेम डेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई एरर नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर सेम डेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा स्कीमा रेडी हो चुका है। तो अब इस स्कीमा को रेडी होने के बाद अब इस स्कीमा को हमें करना पड़ेगा चेक। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर गूगल के स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, दोनों का रिच रिजल्ट का भी और स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल का भी। तो मैं पहले इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर रिच रिजल्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल पे ये मेरा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा कोड आ गया, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है, और उसके बाद करना है इसको वैलिडेट, और यहाँ पर देखो मेरा रिच रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर गाइज यहाँ पर एरर देता है तो आपके रिच रिजल्ट में कोई ना कोई मिस्टेक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ। गाइज ध्यान रखना, जो ये स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर लिखी है, जेसन कोड हमने जो बनाया है, ये केस सेंसिटिव होता है। देखो यहाँ पर अगर मैं किसी भी कोमा को डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इस कोमा को डिलीट किया, देख रहे हो, इस कोमा को डिलीट किया और वापस जब इसको वैलिडेट करूँगा तो ये देखिए एरर। तो इस चीज़ का गाइज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और वापस से मैं आऊँगा, Ctrl+Z कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, और वापस से मैं इसको वैलिडेट करता हूँ और ये देखो बिल्कुल ही ठीक है। बट वार्निंग आती है, वार्निंग चलेगा, वार्निंग का मतलब एरर नहीं है। वार्निंग कब देगा, जब आप किसी फील्ड को मिस यानी कि मिस कर देते हो, छोड़ देते हो, फिल नहीं करते हो, और वो नेसेसरी नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शनल होती है, तो उस चक्कर में आपको वार्निंग देगा। वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है, ठीक है। एरर कंप्लीटली तरीके से एरर वो होता है जो मिस्टेक आप करते हो, वार्निंग वो आपने काम तो किया बट कुछ कहीं पे आपने कमी छोड़ दी, दैट इज़ अ वार्निंग। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखो मैंने जो यहाँ पर स्कीमा, ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा जनरेट किया वो बिल्कुल ही करेक्ट मैंने यहाँ पर जनरेट किया है। अब इसके बाद आपको लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अब मैं यहाँ पर मेरा रिच रिजल्ट टेस्ट भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि रिच रिजल्ट टेस्ट मेरे ठीक हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं रिच रिजल्ट को भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा रिच रिजल्ट भी बिल्कुल ही करेक्ट है। सो गाइज यहाँ पर आपको ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोगों को ये दोनों चीज़ यहाँ पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों को इसे सबमिट कैसे करना है, अब इस चीज़ को समझना। सबमिट करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है। गाइज देखो यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है,
हर स्कीमा अलग अलग जगह पेस्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कौन सा टाइप का। अगर आप वेबसाइट स्कीमा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो तो वेबसाइट स्कीमा हमेशा आपकी वेबसाइट के हेडर में पेस्ट होगा, और जो आप पोस्ट स्कीमा या इंडिविजुअल पोस्ट के लिए जो स्कीमा यहाँ पर जनरेट कर रहे हो वो स्कीमा हर पोस्ट के अलग अलग हेडर में पेस्ट होगा। उसको कंप्लीट वेबसाइट के हेडर में पेस्ट नहीं करना कि लाइक अपीयरेंस में जाके आपने थीम एडिटर में इंस्टॉल कर दिया तो वो होल वेबसाइट के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम हर पोस्ट का स्कीमा अलग अलग बनेगा, तो इस चीज़ का यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो गाइज, स्कीमा के लिए वैसे कोई फ्री प्लगइन नहीं होता है, वैसे एक फ्री प्लगइन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ वो इंस्टॉल कर रखा है नहीं हो कर रखा, बट वो फ्री जो प्लगइन्स होते हैं स्कीमा के लिए, वो ध्यान रखना हमेशा एक ही स्कीमा के लिए काम करते हैं, एक ही स्कीमा के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, और यहाँ पर मैं प्लगइन का नाम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइप करना स्कीमा, और नीचे जो प्लगइन है यहाँ पर आप लोगों के सामने हो जाएगा विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डालना है ये वाला प्लगइन, स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर डेटा, स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर डेटा। गाइस ध्यान रखना, मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, और स्कीमा जो होता है आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने के बाद यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऑल पोस्ट में यहाँ पर जाता हूँ और वापस उसी जिस पोस्ट के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है उसी को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं करता हूँ एडिट, तो कहाँ पर इस स्कीमा को आप लोगों को पेस्ट करना है ध्यान रखना। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अगर मैं आप लोगों को जो रैंक मैथ का प्रीमियम दूंगा उसमें डायरेक्टली आप यहाँ जाके अपनी स्कीमा को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जाके आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल किया, और स्क्रॉल करने के बाद देखो ये ऐप स्ट्रक्चर डेटा का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइक पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को अपने कोड को कर देना है पेस्ट। और सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे मेरी स्कीमा को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए यहाँ पर टैप करो, स्कीमा मेरा हो गया कॉपी, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपने कोड को कर देना है पेस्ट। ये देखो पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट हो गई है, और उसके बाद इसे कर देना है अपडेट। ठीक है, उसके बाद इसे कर देना है अपडेट, और मेरा स्कीमा यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा स्कीमा इस पोस्ट में ऐड हुआ है या नहीं? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अब आप लोगों को अपने यूआरएल को करना है कॉपी, यूआरएल को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है रिच रिजल्ट के अंदर। दोनों में यहाँ पर टेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे कर देना है यूआरएल को पेस्ट। पहले कोड था, अब हमारा यूआरएल है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि कौन कौन सा स्कीमा मेरे इस ब्लॉग पोस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लॉग पोस्टिंग आ गया गाइस। देखो अभी मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया है ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा, यहाँ पर मेरा विजिबल हो रहा है। ठीक है, ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा मेरा यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल स्कीमा और प्रोडक्ट स्कीमा भी देखो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, प्रोडक्ट स्कीमा भी क्रिएट कर रखा है, और डिफरेंट टाइप के स्कीमा यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट का स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट का स्कीमा जनरेट कर रखे हैं। होप सो गाइज मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ इन चीज़ों को, और आप लोग अच्छे से समझ भी पा रहे हैं जो जिन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप लोगों को स्कीमा मार्कअप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं एसईओ मैथोलॉजी की। सो गाइस एसईओ मैथोलॉजी एक एसईओ की कार्य प्रणाली होती है। हम डायरेक्टली आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो या अपनी वेबसाइट या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे काम करते हो जिसको आप पहली बार एसईओ कर रहे हो, तो कभी भी आप लोग डायरेक्टली उन वेबसाइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना पड़ता है, हमें अपनी वेबसाइट के ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिट करने के बाद उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। सोच के देखो गाइज, किसी कॉम्पिटिटर या किसी क्लाइंट ने आप लोगों को वेबसाइट दी और वेबसाइट को ना आपने चेक किया ना ऑडिट किया, और आपने उस पर एसईओ करना स्टार्ट कर दिया। सोच के देखो गाइज, उस वेबसाइट में पहले से कोई प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को पता चले कि उस वेबसाइट में पहले से कोई प्रॉब्लम वहां पर अवेलेबल है, पहले से कोई प्रॉब्लम वहां पर अवेलेबल है, तो अब आप लोग एसईओ करे जा रहे हो, प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया नहीं, तो क्या वो वेबसाइट रैंक करेगी गाइस? बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो वेबसाइट बिल्कुल भी वहां पर रैंक नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं। जब वेबसाइट में पहले से प्रॉब्लम है तो रैंक कैसे करेगी? तो यहाँ पर हम लोगों को एसईओ मैथोलॉजी को समझना
बहुत ज़रूरी है। तो एसईओ मैथोलॉजी को समझने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक इमेज लेके आया हूँ, और यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से मैं आप लोगों को एसईओ मैथोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमन से 5 पॉइंट आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले है रिसर्च, ऑडिट, ऑप्टिमाइज, एम्पलीफाई, देन इटरेट। सबसे पहले आपको वेबसाइट को करना है रिसर्च, यानी कि आपको अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना है और अपने गोल को डिफाइन करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को यहाँ पर ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर रिसर्च। ठीक है गाइज, जब आप अपने कॉम्पिटिटर और अपने कीवर्ड्स को फाइंड नहीं करेंगे तो आप किस चीज़ का एसईओ करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके कॉम्पिटिटर को आपको एनालिसिस करना है, कैसे मेरा कॉम्पिटिटर काम कर रहा है, कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स ले रखा है, किस तरीके से कंटेंट वो राइट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर हर चीज़ को सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा तो अब हम करेंगे ऑडिट। तो अब हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलेंगे, ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है कि उस वेबसाइट में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, फाइंड करना। तो ऑडिट के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट कॉपी तो नहीं है, एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं, आपने इमेज में ऑल्ट टैग का इस्तेमाल किया है या नहीं, लाइक ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने ऐड ऑन कर रखा है या नहीं, कंटेंट कॉपीड तो नहीं है, लाइक कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज है या नहीं। तो हमें हर चीज़ को यहाँ पर चेक करना पड़ता है। अगर आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट नहीं करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि उस वेबसाइट में कमियाँ क्या हैं? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एसईओ ऑडिट के ऊपर अलग से कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन जरूर करना, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि सर ऑडिट के ऊपर अलग से एक और वीडियो आप डिज़ाइन करो, हमें ऑडिट के बारे में अच्छे से और समझना है। ठीक है गाइज, तो ऑडिट करने के बाद अब जैसे ही आपने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद आपको कमियां पता लग गई, अच्छाइयां जो हैं, पहले से जो चीज़ें ठीक है उनको हमने एक साइड किया, बट जो गलतियां हैं उन गलतियों को अब करेंगे हम ऑप्टिमाइज। ध्यान से समझना, उन गलतियों को करेक्ट करके अब हम करेंगे यहां पर ऑप्टिमाइज। होप सो क्लियर है गाइज, यहाँ पर गलतियों को हमने निकाला, उनको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया, यानी कि साइट लाइक हमारी वेबसाइट में कोड से रिलेटेड या होस्टिंग से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हम अपनी वेबसाइट को आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको हम करेंगे ऑप्टिमाइज। कंटेंट हमारा कॉपीड है, थिन है, डुप्लीकेट है, तो हम उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। थिन कंटेंट का मतलब होता है गाइज छोटा कंटेंट, जो 300 वर्ड से छोटा कंटेंट होता है उसे थिन कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कम से कम 1836 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल यहाँ पर लिखना है अगर आपको रैंक करना है। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल हमारे कोई टेक्निकल इशू तो नहीं, कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कीमा वगैरह हमने बना रखे हैं नहीं, साइट मैप हमने बना रखा है, सबमिट कर रखा है नहीं। अगर सपोज पता चला साइट मैप ही नहीं है तो हमारी वेबसाइट गूगल पे कैसे आएगी? लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि लोकल एसईओ का मतलब होता है हम अपना जीएमबी पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, लोकल लिस्टिंग वहाँ पर करेंगे गूगल के ऊपर। अगर आप लोगों को लोकल लिस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बता देना, लोकल लिस्टिंग के ऊपर मैं अलग से पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बनाऊंगा और कैसे आप अपने बिजनेस को लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं और लोकली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। गाइज एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपका लोकल एसईओ बेहतर परफॉर्म करता है आपके लोकल एरिया के अंदर तो उसका इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे भी पड़ता है। यस गाइस, आपने सही सुना, उसका इम्पैक्ट आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ऑडिट कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, अब करेंगे एम्पलीफाई, यानी कि अब हम अपनी वेबसाइट के इनबाउंड लिंक्स यानी कि इंटरनल लिंकिंग, ट्रस्ट और सोशल शेयरिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकलिंक्स को बनाने की कोशिश करेंगे। इनबाउंड लिंक का मतलब होता है इंटरनल लिंकिंग, हम अपनी पूरी वेबसाइट के आर्टिकल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अगर वो एक दूसरे से, अब यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग आप तभी करना जब वो आर्टिकल उससे रिलेटेड है। जब आप किसी भी वर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाओगे, एंकर टेक्स्ट का मतलब होता है जब भी हम किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक लगाते हैं तो उसे हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो जब भी आप किसी भी वर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाओगे तो ध्यान रखना जो भी लिंक उस वर्ड के ऊपर लगाओगे तो वो उस वर्ड से रिलेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने एसईओ के ऊपर लिंक लगाया है अपनी ही वेबसाइट का, तो वो आर्टिकल एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ट्रस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे बैकलिंक्स। जैसे जैसे हम अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे हमारे डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी बनेगी। देख लो गाइज, यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वेबसाइट में दो चीज़ें होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं बार बार, एक होता है डीए और एक होता है पीए। ध्यान रखना, जो डीए होता है इसे हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, और जो पीए होता है ये होता है पेज अथॉरिटी।
डोमेन ऑथोरिटी मेरी पूरी वेबसाइट का होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया example.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है example.com। अब इस वेबसाइट के अंदर मेरे अलग अलग पोस्ट बनी हुई हैं, पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग 3 पोस्ट है मेरी वेबसाइट में। अब जो डीए होगा इस कंप्लीट डोमेन का होगा, जिसे हम बोलते हैं डोमेन ऑथोरिटी। और डीए बनाने के लिए हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, तब हमारी बनती है डीए। और डीए जो होती है वो हमेशा हमारी 100 से मेजर होती है, यानी कि जो हमें स्कोर मिलता है 0 से लेके 100 के बीच में मिलता है। और डीए जिस वेबसाइट की जितनी ज़्यादा होती है उस वेबसाइट की ट्रस्ट वैल्यू, ट्रस्ट स्कोर या ट्रस्ट फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जो पीए होती है, सपोज ये 1 नंबर पेज है, ये 2 नंबर पेज है, 3 नंबर पेज है, बट जो पीए होती है वो हर पेजेस की अलग अलग होती है गाइस। यस गाइस, आपने सही सुना, पीए होती है वो हर पेजेस की अलग अलग होती है। अब पीए कैसे क्रिएट होती है इस चीज को समझना। पीए को यानी कि पेज अथॉरिटी को क्रिएट करने के लिए, पेज अथॉरिटी को बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेज अथॉरिटी भी 100 में से ही आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 100 में से मिलते हैं, 0 से 100 के फॉर्म में मेजर होती है। पेज अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपका कंटेंट अच्छा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, अच्छी इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, अच्छी एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पेज पे मल्टीमीडिया वगैरह सब कुछ होना चाहिए, साथ के साथ आपके पेज पे ट्रैफिक अच्छा होगा, या आपने अपने पेज को ऐसे पेज से लिंक कर रखा है जिसकी पहले से पीए अच्छी है, तो आपके पेज की यानी कि पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी लाइक इंप्रूव होगी। अब पेज अथॉरिटी को चेक कैसे करेंगे इस चीज को देखना, ध्यान से समझना, पेज अथॉरिटी को कैसे हम चेक करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ले लिया, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब आपको इसकी पेज अथॉरिटी चेक करनी है तो, और डीए चेक करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टूल होता है मोज, ठीक है, क्रोम का एक्सटेंशन है जिसका नाम है मोज बार, ठीक है, जिसका नाम है मोज बार। आपको इसको एक्टिवेट करना है, ऐड करना है और इसको साइन इन कर लेना है, अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लेना। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे इस पेज की पीए कितनी है 19, मेरी डीए कितनी है recruitment99.com की, और पीए किसकी है, जो यहाँ पर जो मेरी पीए बनी हुई है वो है मेरी recruitment99.com/go traffic रिव्यू की पीए, जो है इस पेज की जो रिव्यू जो पी है वो है यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है 19, देखो ऊपर यहाँ पर दे रखी है, जो डीए यहाँ पर दे रखी है वो है 8। और स्पैम स्कोर गाइस ध्यान रखना है, स्पैम स्कोर हमेशा कम होना चाहिए। स्पैम स्कोर आप कॉपीड कंटेंट या बाय लिंक्स लगाते हैं या किसी भी अनदर लाइक स्पैमी वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक्स लेते हैं तो आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है। स्पैम स्कोर आपका बढ़ेगा तो गूगल इसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मानता है, जो कि आपके कीवर्ड्स को कभी भी रैंक नहीं होने देगा। तो गाइज आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, डीएपी वगैरह को क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फाइनल जो यहाँ पर 5th पॉइंट है वो है इटरेट। तो इटरेट में हम फाइनली जब उस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया तब हमारे कीवर्ड की पोजीशन क्या थी, और फाइनली जब हमने सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद 1-1.5 महीने के बाद हमारे कीवर्ड की पोजीशन क्या है, तो हमें यहाँ पर मेज़र और रिपोर्ट निकालना ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके क्या मैंने जो इस वेबसाइट पे काम किया है उससे मेरी परफॉर्मेंस में इंप्रूव हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में भी वही परफॉर्मेंस थी और 1 महीने बाद करने के बाद भी जब मैंने मेज़र किया, रिपोर्ट निकाली तो भी परफॉर्मेंस ये है, तो हमें यहाँ पर अपने एसईओ के अंदर और चेंजेस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो गाइस एसईओ मैथोलॉजी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एसईओ मैथोलॉजी आज एक कार्य प्रणाली जो एसईओ की है आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी गाइज। सो गाइज कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की गाइज। सो गाइज जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ एसईओ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप के यहाँ पर एसईओ होते हैं, बट आजकल लोग 3 टाइप का एसईओ बताते हैं, टेक्निकल और एसईओ इसमें ऐड हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या ऑन पेज एसईओ होता है और क्या क्या रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के अंदर। सो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है।
अगर गाइस सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपको एक वेब पेज में दिखाई देती है, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये वेब पेज ओपन है, इस वेब पेज में मुझे जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक वो इमेज है, मेरा टाइटल है, मेरी कैटेगरी है, या मेरे इंटरनल लिंक्स हैं, मेरे एक्सटर्नल लिंक्स हैं, ये सारा का सारा जो पार्ट होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा जो ऑन पेज एसईओ के यहाँ पर फैक्टर्स इन्हें माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को नोट डाउन कराऊंगा कि एक्चुअल में ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है गाइज। ऑन पेज का मतलब होता है गाइज कि अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करना। विद द हेल्प ऑफ ऑन पेज एसईओ हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं एक बेहतर रैंकिंग के लिए, ताकि हम एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकें, एक अच्छा लो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पे पड़े, जिसके हमारे जो वेब पेज के ऊपर SERP के ऊपर हमारे वेब पेज को एक बेहतर रैंकिंग यहाँ पर मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस आप लोगों से किया था कि एक पेज को एक लाइक वेब पेज को रैंक कराने के लिए कम से कम गूगल के 200 एसईओ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अब उन 200 फैक्टर्स में से कुछ ऑन पेज एसईओ के होते हैं, कुछ ऑफ पेज एसईओ के होते हैं, कुछ टेक्निकल एसईओ के वहाँ पर फैक्टर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स बता रहा हूँ जो कि रियली में आपके पेज में इम्पैक्ट यहाँ पर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कीवर्ड जो होना चाहिए हमारा, जो कीवर्ड इन टाइटल, ठीक है गाइस, कीवर्ड इन टाइटल, यानी कि जो कीवर्ड होगा, जो हमारा फोकस कीवर्ड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, कीवर्ड हमेशा हमारे टाइटल में होना ज़रूरी होता है, ठीक है, होना ज़रूरी होता है। साथ के साथ कीवर्ड, यहाँ पर मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, इसका मतलब फोकस कीवर्ड है। कीवर्ड इन H2 हेडिंग, कीवर्ड कम से कम H2 हेडिंग में एक बार आप लोगों को रिपीट यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपको मल्टीमीडियाज़ का इस्तेमाल करना है। मल्टीमीडिया के अंदर आपके इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, आपके इन्फोग्राफिक्स हो गए, इन सभी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इनसे होता क्या है, यूज़र इंगेजमेंट यहाँ पर बनता है। साथ के साथ यहाँ पर इंटरनल लिंक्स, ठीक है गाइज, और एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है कि अपनी ही वेबसाइट के वेब पेजेस को अपने वेब पेजेस में कनेक्ट करना। सपोज करो जैसे यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एक एक्सटर्नल लिंक है, आप नीचे यहाँ कोने में देख सकते हैं, यहाँ पर कोने में देखना marketo.com लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर मैंने इंटरनल लिंकिंग भी कर रखी होगी कहीं ना कहीं पे, ये देखो दिनेश जांगड़ पे मैंने अपने होम पेज का लिंक दे रखा है। तो ये होता है इंटरनल लिंक। और जो अगर आप किसी थर्ड पार्टी के वेब पेज को कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट में किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के को लिंक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिंकिंग। सो गाइस, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कितने इंटरनल और कितने एक्सटर्नल लिंक हम अपने एक वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, कम से कम एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिंक आपके वेब पेज में होना बहुत ही नेसेसरी होता है। देखो, इंटरनल लिंकिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो कोई लिमिट नहीं होती है, आप 2, 4, 5, 10 कितने भी दे सकते हो। और इंटरनल लिंकिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ तो गाइज वो है यहाँ पर विकीपीडिया। विकीपीडिया को आप बखूबी तरीके से जानते होंगे, और जब भी आप विकीपीडिया पे जाते हो, किसी भी पेज पे आप जब लैंड करते हो, वहाँ पर आपको कितने इंटरनल लिंक्स देखते हैं। सो गाइस, जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो भी हमारा एक बहुत ही अच्छा रैंकिंग फैक्टर होता है। हम आर्टिकल्स तो लिख लेते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं उस आर्टिकल को लिखने के लिए, बट हम हमेशा इंटरनल लिंकिंग को करना भूल जाते हैं, यानी कि अपने उस वेब पेज में रिलेटेड अनदर रिलेटेड वेब पेजेस को हम कनेक्ट करना भूल जाते हैं। सो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर डालता है। तो यहाँ पर हमें इंटरनल लिंकिंग तो करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल लिंकिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम एज अ रेफरेंस एक्सटर्नल लिंकिंग को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गूगल को ये अच्छा लगता है कि अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स इतना अच्छा है तो हमारी वेबसाइट के जो कंटेंट हमने लिखा है उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको जो अपना URL बनेगा, URL के अंदर यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है, कीवर्ड इन URL,
ठीक है, जो आप अपना स्लग डिज़ाइन करोगे, कैसे करोगे अभी हम आगे चल के बात करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें गाइस जो अभी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर आप तो थ्योरेटिकली बताए जा रहे हो, इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट अभी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा हाउ टू ऑप्टिमाइज ऑन पेज स्कोर यूजिंग द रैंक में, तो इसमें मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कीवर्ड इन यूआरएल, यहाँ पर कम से कम जो आपको यूआरएल बनाना है वो कम से कम 72 कैरेक्टर उसमें होने चाहिए, उससे बड़ा यूआरएल आप लोगों का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ के साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है गाइज, जो यूआरएल होता है स्लग में गाइज, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इस चीज़ को स्लग बोलते हैं, कई इस लोग इसको परमा लिंक भी बोल देते हैं, कभी लिंक भी बोल देते हैं। तो जो यूआरएल होगा, यूआरएल में कभी भी आपके नंबर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम करते थे टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10, तो नंबर यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, नंबर क्यों नहीं होना चाहिए गाइज, कई बार हम क्या करते हैं अपने, जैसे कि मैंने लिखा टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, या टॉप 5 प्लगइन फॉर एसईओ, टॉप 5 फ्री प्लगइन फॉर एसईओ। तो गाइज क्या होता है कि आज वो टॉप 5 है तो कल टॉप 10 भी हो सकते हैं, तो हम उस टाइम में स्लग को चेंज नहीं कर सकते। सो गाइज आप लोगों को हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में बैठा के रखनी है कि आप लोग कभी भी अपने स्लग को यानी कि यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर एरर देगी, 404 एरर या फिर पेज नॉट फाउंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने ये मेरा स्लग है, ठीक है, ये यूआरएल है। सपोज करो गलती से ये स्लग मेरे से डिलीट हो गया या चेंज हो गया, तो यहाँ से गलती से मेरे से ये डिलीट हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट मुझे एरर दे देगी पेज नॉट फाउंड का। ये देखो अभी प्रोसेसिंग चल रही है और आप यहाँ पर देख रहे हैं रिजल्ट, नो रिजल्ट फाउंड, और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नॉट फाउंड। तो ये एक तरीके का 404 आ रहता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं वापस अपने यूआरएल को एज इट इज़ बना दूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो नॉर्मली मेरा यूआरएल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। गलती से अगर आप यूआरएल डिलीट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पर 404 एरर को ठीक करने का एक सॉल्यूशन वो होता है 301 रीडायरेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग 301 रीडायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप इजी वे में अपने इस 404 एरर को लाइक ठीक कर सकते हैं। देखो गाइज 404 एरर जो होता है वो किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे इम्पैक्ट डालता है, अब इस चीज़ को समझना। सपोज करो ये आर्टिकल मेरा गूगल पे रैंक कर रहा है, और गूगल पे रैंक कर रहा है, जब भी आप इसको गूगल पे सर्च करके आ रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके का एरर दिखा रहा है 404 एरर पेज नॉट फाउंड। सो गाइज जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे आओगे तो आपको क्या लगेगा, मेरी वेबसाइट पे तो कंटेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ से बाउंस बैक कर जाओगे, तुरंत यहाँ से आप बाउंस बैक कर जाओगे। जब आप लोग तुरंत यहाँ से बाउंस बैक कर जाओगे तो क्या होगा, मेरा बाउंस रेट बढ़ेगा। जब मेरा बाउंस रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बाउंस रेट के अंदर कभी भी यूज़र सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जब बाउंस रेट बढ़ेगा तो गूगल को इंडिकेशन मिलेगा कि मेरी वेबसाइट का जो पेज एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए जो यूज़र है मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कीवर्ड मेरा गूगल के फर्स्ट पेज पे दूसरे तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, मेरा कीवर्ड आउट होने लग जाएगा और गूगल के चौथे पांचवें पेज पे जाके चला जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो गाइज बिल्कुल भी आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी एग्जिट रेट हो गया, बाउंस रेट हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि सर हमें नहीं पता, और इनके बारे में आप अलग से कोई वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि छोटे छोटे डाउट्स हैं जो हमारे सॉल्व हो सके। क्योंकि गाइस जो ये डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे ये तो बोलेगा कि नहीं मुझे इस चीज़ का एसईओ करके दिखाओ, बैकलिंक्स बना के दिखाओ, तो वो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे पुटअप करते हैं। जब हमारा छोटा छोटा बेस हमारा क्लियर होता है तो हमें उनको कहीं ना कहीं ये लगता है जब हमारा बेस क्लियर है तो हमें चीज़ों का नॉलेज वहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 404 एरर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और आपको कभी भी अपने यूआरएल को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, कम से कम एक बार कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब भी आप गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर किया एप्पल
सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया तो देखो दूसरे नंबर पे मेरा आर्टिकल यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये एक तरीके का मेटा डिस्क्रिप्शन हो रहा है। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स में आप देख रहे हो ये क्या होता है, ये एक तरीके का मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। और देखो मैंने भी अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में इस कीवर्ड को डाल रखा है जो मेरा फोकस कीवर्ड था, और यहाँ पर भी लोगों ने अपने फोकस कीवर्ड को, ठीक है, अपने फोकस कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन में पुटअप कर रखा है। तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने कीवर्ड को पुटअप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही देखो मैंने अपने मेटा जो मेरा फोकस कीवर्ड है उसको मैंने अपने SEO टाइटल के अंदर भी, देखो एप्पल सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर, यानी कि मैंने अपने SEO टाइटल के अंदर भी मैंने अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है हमारे फोकस कीवर्ड को इन डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं बात करूँ कम से कम, जैसे कि मैंने आपको जैसे अभी प्रीवियस सेशन में जो बताया था कि कब कब हमें अपने कीवर्ड को रिपीट करना है, जैसे कि आपको फर्स्ट 100 वर्ड में कम से कम एक बार, या जब आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड लाइन में कम से कम एक बार अपने कीवर्ड को रिपीट करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रिलेटेड वर्ड्स को भी इस्तेमाल करना है गाइस, ध्यान रखना यहाँ पर रिलेटेड वर्ड्स को भी इस्तेमाल करना है। साथ के साथ यहाँ पर सब हेडिंग्स भी आपको बनानी है, सब हेडिंग्स, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया, H1 के अलावा H2 H3, तो सब हेडिंग्स भी आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है। साथ के साथ जो मल्टीमीडिया में हम इमेज इस्तेमाल करेंगे, इमेज में आपको ऑल्ट टैग का, इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बनता है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमेशा इक्वल होता है फोकस कीवर्ड के, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है फोकस कीवर्ड के, यानी कि जो आपका ऑल्ट टैग के अंदर जो वैल्यू आप लोगों को पुटअप करनी है वो हमेशा आप लोगों को फोकस कीवर्ड की ही करनी है, ठीक है गाइज। हमेशा जो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुटअप करोगे वो हमेशा फोकस कीवर्ड को ही अपना ऑल्ट टैग आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्टिकल को पब्लिश कर रखा है और मैंने भी यहाँ पर इसी चीज़ को अप्लाई कर रखा है। जो भी इमेजेस मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो इमेज का ऑल्ट टैग है हमेशा यहाँ पर क्या है, मेरा फोकस कीवर्ड ही। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आप मोज बार का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मोज बार पे क्लिक किया, पेज डिटेल में एनालिसिस में मैं गया, यहाँ पर गया, ये देख रहे हो मेरी H1 क्या है, मैंने H2 के अंदर क्या क्या बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्ट टैग के अंदर आओगे तो देखो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन दिल्ली, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन दिल्ली, यहाँ पर मैंने ये जो फोकस कीवर्ड है उसको मैंने ऑल्ट टैग के अंदर एज इट इज़ ऑल्ट टैग के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रखा है गाइज। सो होप सो गाइज इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखो गाइज डाउट कभी भी कुछ भी आप लोगों को अपने माइंड में रखना नहीं रखना है। देखो गाइज आई नो कि यू ऑल आर अ न्यूबी, स्टार्टिंग में चीज़ों को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में मे भी हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में ना आए, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, तो आई एम डैम श्योर कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी गाइज। बट फिर भी, ठीक है गाइज, बट फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि इस मेरे फ्री SEO कोर्स के अंदर आपको कुछ डाउट्स रह रहे हैं, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में करके। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, सर इन वीडियोस को आप और डिटेल में बनाओ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताना। आप जितने कमेंट करोगे, इस टॉपिक का नाम लिख के मुझे कमेंट करोगे, और श्योर हूँ गाइज़ मैं आपके लिए वो सारी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। और साथ ही साथ मैं और फ्री कोर्स आप लोगों के लिए आने वाला हूँ, जैसे फेसबुक एड्स का हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग का फ्री कोर्स हो गया, ठीक है। ये सारे कोर्सेज भी मैं आप लोगों के लिए फ्री में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और भी ऑन पेज SEO के फैक्टर्स होते हैं, हम उन चीज़ों की भी बात करेंगे। सो गाइज अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ऑन पेज SEO क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, और कैसे हमारी वेबसाइट को ऑन पेज SEO हमेशा इम्पैक्ट यहाँ पर डालता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अब हमने ऑन पेज SEO में जो फैक्टर्स हमने देखे हैं, इन फैक्टर्स को प्रैक्टिकली आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। सो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज ऑन पेज स्कोर यूजिंग रैंक मैथ, ठीक है गाइज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कैसे आप लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने ऑन पेज स्कोर को, यानी कि जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, यानी कि जो जो पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इन सभी पॉइंट्स को गाइज मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ,
ठीक है गाइज। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर अब मैं आपको लाइव आर्टिकल ऑप्टिमाइज और पब्लिश करके दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव आर्टिकल ऑप्टिमाइज और पब्लिश करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर देता हूँ, अपने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लिया। तो गाइस लॉगिन करना तो अगर आप लोगों को आता होगा, अगर वर्डप्रेस के बारे में कोई भी अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसकी हेल्प से देख लेना, पढ़ लेना और आप ईजी वे में अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। सो यहाँ पर मैं पोस्ट में जाता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, ठीक है। नई पोस्ट में यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। सो यहाँ पर मैंने ऐड न्यू पोस्ट किया। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था मैं फ्री में डीवी दूंगा आपको, मेरी वेबसाइट भी डीवी पे बनी हुई है, बट जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट बिल्डर के ऊपर कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर डीवी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये डीवी मैं आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ, बट यहाँ पर आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर आप चाहते हो कि आप एलिमेंटर प्रो और थ्राइव आर्किटेक्ट जैसे पेज बिल्डर को लेना चाहते हो तो सभी के लिए आप लोगों को मेरे पेज यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और जितना हो सके गाइज जैसे शेयर देना। देखो गाइज अगर वास्तव में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, जो फ्री एसईओ कोर्स जो मैंने बनाया, आपको वास्तव में अगर ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज इसको प्यार देना बहुत जितना हो सके। और साथ के साथ मैं आप लोगों को रैंक मैथ का प्रीमियम भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इस आर्टिकल को यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। आर्टिकल को हमेशा आपको अपने वर्ड में लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, वर्ड में या डॉक्स में लिखना, जैसे मैंने अभी डॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा टाइटल है, ठीक है। इस टाइटल को आपको करना है कट और एड ए टाइटल की जगह कर देना है पेस्ट। ध्यान रखना स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बोला था जो टाइटल होता है आपका वही आपका H1 होता है। तो आप लोगों को बार बार H1 नहीं बनाना है, यही मेरा H1 है, यानी कि हेडिंग 1 मेरी यही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था जो मेरा फोकस कीवर्ड है, देखो मेरे टाइटल में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन दिल्ली नोएडा, और यहाँ पर बेस्ट मैंने पावर वर्ड लगाया है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। साथ के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी बोला था, ठीक है, कि आपका फोकस कीवर्ड फर्स्ट लाइक सेकेंड और लाइक फर्स्ट या सेकेंड लाइन में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मेरा फोकस कीवर्ड भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अब कैसे आप अपने ऑन पेज स्कोर को इम्प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ, इन चीज़ों के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये मेरा रैंक मैथ है, रैंक मैथ का स्कोर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। एक बार मैं इस आर्टिकल को वापस से यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है गाइस, एक बार हटा देता हूँ इस आर्टिकल को कंप्लीट को। ये देखो रैंक मैथ का स्कोर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 6 दिखा रहा है 100 में से, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, 100 में से 6 यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं अपने आर्टिकल को करता हूँ पेस्ट यहाँ पर, वापस से मुझे आर्टिकल को कॉपी करना पड़ेगा एक बार। ये देखो आर्टिकल को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। जैसे ही मैंने अपने आर्टिकल को पेस्ट किया मेरा रैंक मैथ का स्कोर 13 हो चुका है, और जैसे ही मैं अपने टाइटल को करूँगा टाइटल की जगह पेस्ट, ये स्कोर और इम्प्रूव होगा और ये हो चुका है 15, ठीक है गाइज। तो अब देखो कैसे धीरे धीरे करके मैं इस स्कोर को इम्प्रूव करूँगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस कीवर्ड यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो मेरी H2 हेडिंग्स थी ये सारी की सारी मैंने डॉक्स के अंदर बना रखी थी, ठीक है। सारी हेडिंग्स मैं बता दूंगा हेडिंग्स किस तरीके से बनाते हैं अगर आप लोगों को नहीं आती तो सबसे पहले फोकस कीवर्ड क्या है, प्राइमरी कीवर्ड क्या है मेरा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा। तो मैंने नोएडा को किया कॉपी और फोकस कीवर्ड की जगह कर दिया पेस्ट, देन डन, ठीक है। देखो स्कोर मेरा 68 जा चुका है, स्कोर मेरा 68 यहाँ पर जा चुका है। गाइज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आप मल्टीपल फोकस कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप मल्टीपल फोकस कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे और अगर आप रैंक मैथ की प्रायोरिटी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पे ध्यान रखना है गाइज, बिल्कुल ही ख़ास तौर पे आप लोगों को सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा आप एक ही फोकस कीवर्ड बनाएं स्टार्टिंग में, अभी एक ही फोकस कीवर्ड आप यहाँ पर बनाएं, ज़्यादा फोकस कीवर्ड बनाने की आप लोग कोशिश ना करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अब देखो फोकस कीवर्ड इन SEO मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, आपको करना है एडिट स्नैपेट के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे कि SEO टू ग्रो अ न्यू बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा। देखो मेरा पहले से ही यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है, पहले से ही। अगर देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर ये फोकस कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर मैं कुछ और लाइन कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो देखना गाइज वो एरर देने लग जाएगा। ये देखो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और आप देख पा रहे हैं फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है गाइज, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों हमें फोकस कीवर्ड को डालना। पहले मैं अभी स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बता चुका हूँ और वापस यहाँ पर बता चुका हूँ। हमें इन सभी जितने भी यहाँ पर ये फैक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इन सभी को फुलफिल करना ज़रूरी है गाइज, सभी को फुलफिल करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। ठीक है, तो एसईओ टाइटल कहाँ है मेरा, ये रहा, ये है मेरा एसईओ टाइटल। देखो गाइस दो टाइप के टाइटल होता है, ये है मेरा पोस्ट टाइटल और ये है मेरा एसईओ टाइटल। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर ये ब्लैंक रहता है तो देखो परसेंट टाइटल परसेंट, तो यहाँ पर हमने परसेंट टाइटल परसेंट डाल रखा है, तो डायरेक्टली इसने ये वाला टाइटल उठा लिया। अगर आप डायरेक्टली इसको एज इट इज़ वहाँ पर पेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको भी एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो गाइस। गॉट इट गाइस, तो यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा, तो मेरा फोकस कीवर्ड क्या है ये। अब मैं बनाऊंगा मेरा परमालिंक, परमालिंक का मतलब यूआरएल। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था यूआरएल के अंदर हमेशा आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ये देखो एज इट इज़ मैंने अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरर कहाँ पर आएगा, इस चीज़ को ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आया तो सबसे पहले मैं आपको इस देखो यहाँ पर ये आ रहा है फोकस कीवर्ड नॉट इन यूआरएल। तो जैसे ही मैं अपने फोकस कीवर्ड को यूआरएल में पेस्ट करूँगा, ये देखिए फोकस कीवर्ड को यूआरएल में पेस्ट किया और यहाँ पर देखो फोकस कीवर्ड यूज इन यूआरएल, यानी कि ग्रीन है तो एरर है और रेड है तो एरर है, ग्रीन है तो ठीक है। तो अब मैं फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको भी मैं ठीक करता हूँ। तो मैं इसी लाइन को एज इट इज़ उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करना है यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज और बहुत बेहतर बना सको मेरी तरह। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा मत करना गाइज, इसको बहुत हो सके देखो मेटा डिस्क्रिप्शन जितना पंची और अट्रैक्टिव होगा गाइज, उसका बेनिफिट आपके ब्लॉग को क्या मिलेगा, आपका CTR इंप्रूव होगा। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा होगा। जब क्लिक थ्रू रेट आपका जितना अच्छा होगा तो क्लिक होने के चांसेस वहाँ पर उतने ही बेहतर होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो गाइज देखो बेसिक एसईओ सारे हमने पूरे कर लिए। गाइज यहाँ पर देखो ये जो कंटेंट लेंथ इतनी दिखा रहा है वर्ड, गुड जॉब, बट यहाँ पर आप कुछ कंटेंट और ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ही इनकी तरह ऐड हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट 2,500 से 3,000 के समथिंग होगा तो ये भी एक अच्छा और पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका कंटेंट की लेंथ 2,500 से 3,000 वर्ड की होगी तो ये अच्छा और एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर माना जाता है। तो अभी मैं आर्टिकल को इतना ही रहने देता हूँ। तो बेसिक एसईओ उसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम जाते हैं एडिशनल में, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स। ठीक है, तो फोकस कीवर्ड देखो ये मेरी H2 है यहाँ पर। ठीक है, नीचे मैं और स्क्रॉल करूँगा, दिस इज़ माई अनदर H2। ठीक है, दिस इज़ माई अनदर H2। देखो यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर इनको क्रिएट करना है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैंने पहले से ये सब हेडिंग्स को क्रिएट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे सभी हेडिंग्स को मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, ठीक है गाइस एक सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ पर इस कॉलम को कर देता हूँ रिमूव। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ FAQ। ठीक है, FAQ डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एरर आपका है उनको ठीक कर लेना विद द हेल्प ऑफ ग्रामरली। तो अब देखो इसको हेडिंग बनाना है, तो यहाँ पर मैंने टैप किया और हेडिंग पे जाना है और देखो जो भी हेडिंग इसको बनाना है H2, तो मैं बोलूँगा बार बार आप उसको H2 रिपीट कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बार बार अपनी H2 को रिपीट आप कर सकते हो। तो फोकस कीवर्ड मेरी सब हेडिंग में आ रहा है तो एक ही सब हेडिंग में देना, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर H2 में दे रखा है। ठीक है, इमेज ऐड एन इमेज विथ फोकस कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अपनी इमेज यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। कैसे करना है, सो इमेज बनाने के लिए गाइज आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो कैनवा का। ठीक है, इमेज बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो कैनवा का। अगर आप लोगों को कैनवा के बारे में नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना, मैं कैनवा के ऊपर अलग से कोर्स बना दूंगा जिसमें आप लाइक अपना थंबनेल वगैरह बनाना ईजी वे में आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, मैंने देखो काफ़ी यहाँ पर
थंबनेल्स और अपने इमेज के लिए सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से इन चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है, और कैसे कैनवा को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस वाले लोगों को जो मैं इस फ्री कोर्स के लिए जो थंबनेल बना रहा था मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ब्लॉग के लिए बनाना है तो यहाँ पर सिंपल सर्च करना ब्लॉग बैनर, ठीक है, आपको लेना है ब्लॉग बैनर। मैं वहाँ यूट्यूब थंबनेल ले रहा था, बट यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉग बैनर लेना है, ठीक है, ताकि वो उस एग्जैक्ट उन्हीं के साइज़ का आपको मिलेगा। यूट्यूब थंबनेल का साइज़ अलग होता है, ब्लॉग बैनर का साइज़ अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, एक अभी छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप अपने थंबनेल वगैरह बनाना चाहो तो कैनवा की हेल्प से इजी तरीके से आप बना सकते हो, किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ये हेल्प कर दो, मुझे ये बना के दिखा दो। तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपलोड्स में जाता हूँ, या फिर मैं प्रीवियस डिज़ाइन में से गाइज मैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड गाइज, कॉपी पेन लेके बैठना गाइज, सभी चीज़ों को नोट करते रहना। जैसे मैं कोई डेफिनेशंस बताता हूँ या कोई भी चीज़ बताता हूँ, और आप सभी को कॉपी और पेन लेकर यहाँ पर बैठना है, ताकि आप चीज़ों को तुरंत नोट करते रहना। क्योंकि गाइज माइंड में चीज़ें हमेशा से तक नहीं रहती। आप अभी वीडियो देख रहे हो तो माइंड में कुछ चीज़ें रहेंगी और थोड़ी देर में आप लोग भूल जाओगे, तो उस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही इस वीडियो का आपको देखने का कोई बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर लेना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने कर दिया इस चीज़ को पेस्ट। मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिड में हो गया। अब आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा, ठीक है। मैं इसको ऐसा सिंपल रखता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर ये किया है। ध्यान रखना, जब आप इमेज डाउनलोड करो तो देखो यहाँ पर इमेज का नाम चेंज होगा, ठीक है। तो आपको इमेज का नाम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही करना है, यहाँ पर इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अभी अभी इमेज मेरी यहाँ पर डाउनलोड होने वाली है, ये देखिए, तो मैंने उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं वापस जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, ठीक है, इनको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और वापस जाता हूँ मैं मेरे पेज के ऊपर। यहाँ पर मैं मेरे पेज के ऊपर आ गया। अब सपोज़ करो मुझे यहाँ पर टॉप में जहाँ पर भी आपको इमेज अपलोड करनी है, सपोज़ करो यहाँ पर अगर मेरा स्पेस नहीं है, ठीक है, ये स्पेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये देखो। तो यहाँ पर स्पेस कैसे बनाओगे, या तो आप यहाँ पर टाइटल पे ले जाके यहाँ पर स्पेस दे सकते हो, तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर फोटो किस तरीके से अपलोड करनी है ध्यान रखना है। इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इस प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना इमेज, इमेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं तो डायरेक्टली आप इस इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इस इमेज का ऑल्ट टैग कैसे बनाओगे, देखो अभी हम रैंक मैथ की सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पर इस गियर आइकन पे क्लिक करना है, और जैसे आप गियर आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे आप, और यहाँ पर कर देना है अपने फोकस कीवर्ड को पेस्ट। और जैसे ही हम इसको करेंगे देखो यहाँ पर हमारा स्कोर इंप्रूव हो चुका है। और नीचे जब हम एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो देखो फोकस कीवर्ड एट्रीब्यूट एज अल्ट इमेज टैग यहाँ पर हो चुका है, ये ठीक। अब हमारा URL 31 कैरेक्टर का है, यानी कि लॉन्ग है, ठीक है हमारा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 31 कैरेक्टर है। मैंने बोला था 72 75 से बड़ा आप लोगों को यहाँ पर नहीं करना है अपने URL को, कैरेक्टर, वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर, ठीक है। लिंक एक्सटर्नल, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कम से कम हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर एड ऑन करना है। तो एक्सटर्नल लिंक में मैं यहाँ पर एड ऑन कर लेता हूँ लाइक कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का, लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में उसको ऐड ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है।
डिजिटल अनलिमिटेड गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ, अनलिमिटेड गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये एक एक्सटर्नल लिंक है, आपको भी पता है ये एक थर्ड पार्टी लिंक है, तो यहाँ पर इसके यूआरएल को करना है कॉपी। ये देखो यूआरएल को मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं अपने पेज में जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर भी इस लिंक को लगाना है, अब जहाँ पर भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो इसको डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर ही आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर मैं आया, तो ये देखो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर दिख रहा है। अब लिंक को लगाना कैसे है, पर जिस भी वर्ड पे आपको लगाना है, ठीक है, जिस भी वर्ड पे आपको लगाना है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, जिस भी वर्ड पे आपको लगाना है उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली ऐड लिंक वाले ऑप्शन पे जाना और पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इसको आप कर देना यहाँ से एंटर। ये देखो एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक ग्रेट, यहाँ पर देखो ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हमें लगाना है एक इंटरनल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक यानी कि हमें अपना ही पेज का लगाना है। तो यहाँ पर इंटरनल लिंक में मैं अपनी वेबसाइट को खोल लेता हूँ, दिनेश चांगेड़ को, और यहाँ से अपनी ही वेबसाइट का कोई पेज लाइक आर्टिकल यहाँ पर मैं कर दूंगा मेंशन। होप सो गाइस यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, और ये जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है आप लोगों के लिए बहुत ही वर्थ इट होगा, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए कोर्स। ठीक है, जो वैल्यू शायद आप लोगों को इस कोर्स में मिल रही है वो शायद वो वैल्यू अभी तक आप लोगों को किसी भी फ्री एसईओ कोर्स के अंदर नहीं मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आर्टिकल ले लेता हूँ, मैं ये वाला आर्टिकल ले लेता हूँ। तो अब करना है मुझे इसके यूआरएल को कॉपी। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है यहाँ पर, इंटरनेट यहाँ पे मैंने किया कॉपी, और इसको मैं मेरे नाम पे ऐड कर देता हूँ कहीं पर भी। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा, जब आप लिंक लगाओ तो लिंक के बीच में भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि आप लिंक्स को बिल्कुल ही पास पास लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये देखो ये रहा, इसको सिलेक्ट किया। अब दूसरा तरीका लिंक लगाने का क्या है, आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर कर दो पेस्ट, और देखो ये लिंक हो गया यहाँ पर ऐड। ये देखो हो गया, वन आउटबाउंड लिंक कंटेंट नो फॉलो। ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक जो मैंने लगाया है इसको मैंने नो फॉलो बनाया है, इसलिए ये एरर यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसमें रील इक्वल टू नो फॉलो। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रैंक मैथ की सेटिंग से इसको बंद कर रखा है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे यहाँ पर हुआ है। टाइटल रीडेबिलिटी में फोकस कीवर्ड हमारा आ रहा है, योर टाइटल पॉजिटिव नेगेटिव बट, यानी कि मैंने बेस्ट वहाँ पर लगा रखा है। योर टाइटल कंटेन पावर वर्ड भी कर रखा है, डजल्ट कंटेंट नंबर, यानी कि देखो मेरे टाइटल के अंदर यहाँ पर नंबर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ #1 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन नोएडा, और जैसे ही आप देखेंगे ये प्रॉब्लम भी मेरी हो गई सॉल्व। कंटेंट रीडेबिलिटी, टेबल ऑफ कंटेंट का गाइस प्लगइन होता है। कैसा होता है टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट का अगर मैं इजी और सिंपल लैंग्वेज में गाइस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं दूसरा तीसरा पेज खोलते हैं तो वहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यानी कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज पे क्या चीज़ लिखी हुई है, सारी डिटेल्स आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से पता चल जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, इस स्कोर को और इम्प्रूव करना है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मैंने रैंक मैथ से ही बंद कर रखी है, तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी, मुझे प्लगइन की सेटिंग्स में से करना पड़ेगा। इस स्कोर को और इम्प्रूव अगर आप लोगों को करना है तो इस कंटेंट में आप और कंटेंट ऐड कर सकते हो इस पेज के अंदर, और अगर आप यहाँ पर और इमेजेस को ऐड कर दोगे, ठीक है, और इमेजेस को अगर आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैं आया तो अपनी वेबसाइट से देखो मैं कुछ और इमेजेस यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ। इमेजेस में मैं गया, मीडिया लाइब्रेरी में मैं गया, तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया एंटर किया, ये देखो स्कोर मेरा 90 चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और इमेज ले लूँगा गाइस, ये देखना यहाँ पर मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, तो देखना ये स्कोर और इम्प्रूव हो जाएगा। आपको इस तरीके से हर किसी इमेज को यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इमेज आपको रिलेटेड ही करनी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इमेजेस जो होंगी वो आपको हमेशा रिलेटेड ही करनी है। जैसे मैंने इस इमेज को ऐड ऑन किया, देखो मेरा स्कोर 92% यहाँ पर जा चुका है।
अब जैसे अगर आप यहाँ पर अपने यूट्यूब से कोई वीडियो वगैरह इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को और बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से मेरे YouTube चैनल में चला जाता हूँ गाइज़, ठीक है, ये मेरा YouTube चैनल है गाइज़। मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं बट ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरे YouTube चैनल में गया तो यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गया, जैसे कि मैंने इस वीडियो को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया, इस URL को आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस पेज पे आना है, जहाँ पर भी इस वीडियो को आप डालना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, वहाँ पर इस वीडियो को कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पर इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली कॉपी किया था वैसे ही पेस्ट कर देना है। ये देखो वीडियो मेरी इंटीग्रेट हो गई और मेरा स्कोर कितना जा चुका है गाइस, 93। और जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, इसमें कंटेंट और ऐड कर दूंगा तो मेरा स्कोर चला जाएगा 97, 98 के समथिंग। सो गाइज अब मुझे इस आर्टिकल का प्रीव्यू देखना है, साथ के साथ देखो इसकी कुछ और प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, वो मैं भूल गया बताना। अब आपको इस गियर आइकन पे क्लिक करना है। गियर आइकन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको देना है कैटेगरी, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग है और जैसे ही आप यहाँ पर टैग्स देंगे, टैग्स में जैसे कि मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, एक्सपर्ट, ट्रेनर, नोएडा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर टैग्स देना है। टैग्स रिलेटेड वर्ड होंगे उस पोस्ट से, ठीक है, उस पोस्ट से जो रिलेटेड वर्ड होंगे उनको देना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फीचर्ड इमेज को ऐड करूँगा, ये स्कोर और इम्प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आया, फीचर्ड इमेज को मैंने किया ऐड और देखो स्कोर जा चुका है मेरा 94, ठीक है गाइज, स्कोर मेरा जा चुका है 94। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्कीमा। देखो जो फ्री रैंक मैथ प्लगइन मैं आप लोगों को दूंगा उससे स्कीमा आप लोगों को कैसे बनाना है। आपको यहाँ पर आना है, रैंक मैथ पे क्लिक करना है, इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जाना है और यहाँ पर देखो पहले एक स्कीमा बना हुआ है। अब यहाँ पर जो भी स्कीमा आप लोग ऐड ऑन करना चाहो उस स्कीमा को आप लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। देखो जो आर्टिकल स्कीमा है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया है तो देखो मैं वीडियो स्कीमा भी यहाँ पर बनाता हूँ और सेव दिस पोस्ट, सिर्फ आपको इतना करना है। बट जब आप फ्री वाला रैंक मैथ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप मल्टीपल स्कीमास नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। वहाँ पर आप लोग मल्टीपल स्कीमास नहीं बना सकते हो, बट प्रीमियम रैंक मैथ के अंदर आप मल्टीपल स्कीमास बना सकते हो, साथ के साथ अपना न्यू साइट मैप भी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है गाइस ये, जो मैं रैंक मैथ प्रीमियम आप लोगों को देने वाला हूँ। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सपेंसिव है गाइस, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इवन आप अगर स्टूडेंट हो या एक स्टार्टअप आपने किया है बट आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो बट ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराई हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब देखो नीचे मैं आप लोगों को, अगर आप लोग FAQ स्कीमा बनाना चाहते हो यहाँ पर तो आप लोग अपना FAQ स्कीमा भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्री के अंदर FAQ स्कीमा बनाना चाहते हो तो मैं आपको सबसे अच्छा प्लगइन बताता हूँ, वो है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को चूज़ करना है, ठीक है। जो FAQ में आपने क्वेश्चन डाले हैं उन क्वेश्चन को कट करना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ये इसका आंसर है, इसको कट किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है गाइस, सिंपल है। ये काम नहीं कर रहा है गाइस, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड गाइस, मैं इसको दोबारा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ आंसर में पेस्ट, उसका क्वेश्चन अभी मैं अभी वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन को किया कट और यहाँ पर कट नहीं हुआ गाइस, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। इसको भी मैंने किया कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अनदर क्वेश्चन ऐड ऑन करना है, ऐड वन पे क्लिक करना, ठीक है।
तो व्हाट आर द की बेनिफिट, ये वाला मैंने कर दिया है। अब इसको लेता हूँ, कॉपी किया और इसका ये है आंसर, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, कॉपी किया, ये देखो हो गया पेस्ट। अब यहाँ पर जो नीचे एक्स्ट्रा लाइंस हैं जिनको मैं ऊपर पेस्ट कर चुका हूँ, इनको रखना नहीं है आप लोगों को, ध्यान रखना है, इनको हटा देना है आप लोगों को। सॉरी, ये देखो मैंने इनको रिमूव कर दिया। और ये मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है ऐड ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन मैं अभी बाद में देख लूँगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं इसका देख लूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से करके देखो मैंने पूरा मेरा आर्टिकल यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, देखो आर्टिकल थोड़ा सा 94 स्कोर हो गया था, स्कोर हो चुका है 91। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से मेरा कंटेंट कुछ यहाँ पर कम हो चुका है गाइस। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट मेरा यहाँ पर कम हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर मेरी कम हो गई है। तो गाइस जितना लेंदी आर्टिकल लिखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको खास तौर पे। तो अब मैं देख लेता हूँ प्रीव्यू मेरे आर्टिकल का कैसा दिखता है मेरा आर्टिकल। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपने आर्टिकल का प्रीव्यू देख लेना। तो यहाँ पर जो मेरा प्रीव्यू है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अभी प्रीव्यू लोड हो रहा है और ये देखो प्रीव्यू आ चुका है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखो ये है मेरे आर्टिकल का प्रीव्यू। ठीक है, ये देखो ये मैंने प्रीव्यू यहाँ पर डाल दिया पूरा कंप्लीट। इस तरीके से मेरा आर्टिकल दिख रहा है और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो अब इसके बाद मैं इस आर्टिकल को कर दूंगा पब्लिश और ये आर्टिकल मेरा हो चुका है पब्लिश। अब जैसे ही आप मेरे ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे तो आप सबसे टॉप में मेरे इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और गाइज आप 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद इस आर्टिकल को देखेंगे तो ये आर्टिकल आपको फर्स्ट पेज पे भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ पर थोड़े से विद द हेल्प ऑफ ऑफ पेज मुझे यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और जैसे वो बैकलिंक्स मैं क्रिएट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे आर्टिकल के अंदर इम्प्रूवमेंट, और आप देख सकते हैं कि मेरा आर्टिकल यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, गॉट इट गाइज। तो यहाँ पर इस सेशन में हमने कंप्लीट किया कि कैसे आप लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने ऑन पेज स्कोर को यूजिंग द रैंक मैथ।